पिछले क्लास में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देख चुके थे, ठीक है। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये क्या बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग कि कोई भी बॉडी का कुछ टेम्परेचर है, ठीक है, तो उससे हर वेवलेंथ का एनर्जी रेडिएट होगा, लेकिन अलग अलग वेवलेंथ से अलग अलग टाइप का एनर्जी रेडिएट होगा। कोई पार्टिकुलर वेवलेंथ होगा जिससे ज्यादा एनर्जी रेडिएट होगा, कोई और दूसरा वेवलेंथ होगा उससे कुछ कम एनर्जी रेडिएट होगा, कुछ और होगा उसमें भी कुछ कम रेडिएट होगा। बोलो यार, तो हर वेवलेंथ से यूनिफॉर्म एनर्जी रेडिएट नहीं होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ग्राफ बनाया गया है, तो ऐसा ग्राफ होता है, इसको आपको याद कर लेना है। याद इसलिए करना है जी क्योंकि ये मैथ से ग्राफ नहीं आ रहा है। कल जो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में 4-5 ग्राफ जो भी किए थे, किसी को याद नहीं करना था, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो मैथमेटिकली डील रहा था, लेकिन इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है ई लैम्डा, माने पार्टिकुलर लैम्डा से कितना एनर्जी है जो कि रेडिएट होगा। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है, ऐसा। ये क्या बता रहा है कि इस वेवलेंथ वाले से कुछ कम एनर्जी रेडिएट होता होगा, इस वेवलेंथ वाले से इससे ज्यादा एनर्जी रेडिएट होता होगा, समझ आ रहा है ना? इस वेवलेंथ वाले से सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएट होता होगा, बोलो यार। तो ये लैम्डा मैक्स इसको बोलते हैं। लैम्डा मैक्स का मतलब ये नहीं हुआ कि ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, नहीं, मैक्सिमम वेवलेंथ तो इनफाइनाइट होता है, कभी ना बताए हैं कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक हर वेवलेंथ का निकलेगा। अरे बोलो यार, लैम्डा मैक्स का मतलब क्या हो गया? वो वेवलेंथ जिसके थ्रू मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट हो रहा है। अरे बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर ई लैम्डा कर देते हैं, तो ये हो गया ई मैक्स। तो ये आगे यूज होगा जी, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में इसका यूज होता है। तो अब ये सबको ध्यान रख लेना है कि हम लोग लैम्डा मैक्स का मतलब इसमें क्या समझेंगे? वो वेवलेंथ जिसके थ्रू मैक्सिमम एनर्जी क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। कोई दिक्कत लग रहा है? तो आपसे अगर पूछेगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी के हिसाब से बताया जाता है, लगभग होता है हर बॉडी से, ठीक है। तो बोलेगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है उसमें कौन कौन सा वेवलेंथ आपको मिलेगा? तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक सब मिलेगा, कल ही ना बताया है। अब उसमें बोलेगा कि अगर आप वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके हेल्प से निकलने वाला उसका क्या होगा? तो शुरू में जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसके थ्रू निकलने वाला एनर्जी भी बढ़ेगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, एक समय के बाद फिर आप बढ़ाइएगा तो फिर क्या होगा कि लैम्डा को आप बढ़ाते रहिएगा तो एनर्जी घटने लगेगा। तो ये रटा हुआ रहना चाहिए, ये मैथ से नया है। बात समझ में आ रहा है? बोलो यार। तो इसमें कुछ बताना है नहीं, ओवरऑल यही बताना है। टोटल एनर्जी निकालना रहता है, तो ये आपसे पूछेगा नहीं, बस खाली याद रखिएगा कि ऐसे कर दिया जाता है। तो एक्चुअली टोटल एनर्जी में क्या होता है ना कि हर वेवलेंथ के थ्रू जितना एनर्जी निकल रहा है वो पता ना है जी, तो इसी को इंटीग्रेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ई लैम्डा डी लैम्डा होता है 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। आपको इसको फील नहीं करना है, इसको लेवल 2 में फील करवाया जाता है बच्चा को। लेवल 1 वाले को बस खाली ये जान लेना है कि ई लैम्डा और लैम्डा वाला का जो एरिया होगा ना वही वाला क्या देगा, टोटल एनर्जी। और 0 से लैम्डा देखो क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें हर वेवलेंथ निकलता है। बोलो यार, यहाँ 0 से दिखाया नहीं गया है, लेकिन आप समझ रहे हो। कोई दिक्कत इसमें कुछ समझना ही नहीं, इसको तो आपको एकदम नहीं समझना है। सीधे ध्यान रखना है कि ई लैम्डा लैम्डा वाला में जो एरिया होता है, मतलब इंटीग्रेशन जो होता है 0 से इंफिनिटी तक, ये टोटल एनर्जी था। ये टोटल एनर्जी वाला ग्राफ है। क्या है ये बता रहा है कि इस वेवलेंथ से कितना एनर्जी, इस वेवलेंथ से कितना एनर्जी, इस वेवलेंथ से कितना एनर्जी। अरे बोलो यार। तो हर वेवलेंथ से हमको पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी निकल रहा है। तो मैथ में वही होता है कि इंटीग्रेट कर दिया जाता है ना, चला है, ठीक है। हम जाना नहीं चाह रहे हैं उस साइड में, कैलकुलस की तरफ में हम जाना नहीं चाह रहे हैं, उसका जरूरत भी नहीं है आपको। तो इसमें इतना ही पढ़ना है, याद रखिएगा ना कि शुरू में क्या होता है, इनिशियली पूछेगा क्वेश्चन, लैम्डा इंक्रीज होगा तो इसके थ्रू जो एनर्जी निकलेगा वो भी इंक्रीज होगा।
एंड देन लैम्डा जब इंक्रीज होगा तो ई लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये नहीं सोचना कि दोनों चीज आप ही लिख दिए हैं, लैम्डा इंक्रीज होगा तो ई लैम्डा इंक्रीज होगा, लैम्डा इंक्रीज होगा तो ई लैम्डा डिक्रीज होगा। उस समझ में आ रहा है ना जी, एक मैक्सिमम तक पहुंचेगा, उसके बाद ये कहानी होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? चलिए अब इसके बाद आपको पढ़ना है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। जब हम बैठे थे आईआईटी में ना तो ये क्वेश्चन पूछा था इससे। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या माने ये लॉ क्या बोल रहा है कि लैम्डा एम इंटू टी का जो वैल्यू होता है ना वो कांस्टेंट होता है। लैम्डा एम का मतलब क्या हो गया, वो वेवलेंथ जिसके थ्रू मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट होता है। तो लैम्डा एम इंटू टी का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट, जहां टी किस में रहेगा, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, केल्विन में। जब तक नहीं बोला जाएगा केल्विन में ही माना जाएगा, जहां डिग्री सेल्सियस में होगा वहां पर बात करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, इसको कोई कोई बी से भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और b का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, याद है, 2.89 इंटू 10⁻³ ऐसा यूनिट में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये क्या बताता है, ये बता रहा है लैम्डा एम इंटू टी का वैल्यू कांस्टेंट ना हो गया जी। तो ये बता रहा है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो लैम्डा एम का वैल्यू घटेगा, ऐसे समझिए इसको। एक ग्राफ बनाते हैं तो अपने ही पता चल जाएगा। ये लैम्डा है और ये ई लैम्डा है, ठीक है। तो एक टेम्परेचर पर बनाइएगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, दूसरे टेम्परेचर पर बनाइएगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा तो नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा, और करिएगा तो ऐसा बनेगा। तो हो क्या रहा है ये समझिएगा। आपको इसमें क्वेश्चन ही पूछ देता है कि ये T1 पर बना हुआ है, ये T2 पे बना हुआ है, ये T3 पे बना हुआ ग्राफ। सब में तो यही वाला ना सेप रहेगा, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो आपको बात कर सकता है वो कि टेम्परेचर किसका ज्यादा किसका कम है, ये बात कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है ये समझिएगा, तब वो वाला पता चल जाएगा आपको। ये बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना तो लैम्डा एम का वैल्यू घटेगा, समझ आ रहा है। तो इसका, इस ग्राफ का लैम्डा एम कौन वाला है बताइए तो, ये वाला हो गया लैम्डा एम, तो इसको लैम्डा M1 बोल देते हैं, T1 टेम्परेचर पर है। इसका ये क्या हो गया, इसको लैम्डा M2 बोल देते हैं, ये दूसरा ग्राफ वाला का हुआ। और ये वाला जो है वो तीसरा ग्राफ वाला का है, ये वाला हो गया लैम्डा M3 हो गया। तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, कौन सा टेम्परेचर कम होगा, तो इसी से पता चलेगा कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका लैम्डा एम कम होगा। सबसे लैम्डा एम कम किसका है, इसका ना सबसे कम है कम। तो ये समझ में आया कि T3 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम T2 होगा, उससे कम क्या होगा, T1 होगा। हम नहीं बोल पाए अच्छा से क्या, अरे कोई मतलब नहीं, लैम्डा एम इंटू टी का वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये बताता है कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा
लैम्डा एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब टेम्परेचर तुम बढ़ा दोगे तो ओवरऑल एनर्जी जो निकलेगा वो बढ़ जाएगा, वो तो T टू द पावर 4 पर डिपेंड करता है। नहीं बात समझ में आ रहा है? अगर तुम बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो टोटल एनर्जी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा, ये बात समझना। लेकिन जिस वेवलेंथ के थ्रू मैक्सिमम एनर्जी निकल रहा था ना, उस वेवलेंथ का वैल्यू घट जाएगा। क्लियर हुआ? तो यही बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो लैम्डा एम का वैल्यू घट जाएगा। ये टोटल एनर्जी का चर्चा कर रहा है क्या वंस डिस्प्लेसमेंट लॉ? ये टोटल एनर्जी का चर्चा नहीं कर रहा, ये उस वेवलेंथ का चर्चा कर रहा है जिसके थ्रू क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट होता है। हम एग्जांपल पहले देते हैं, तब शायद आप तक बात पहुंच सके। ऐसे समझना कि यहां पर ढेर सारा सिक्का रखा हुआ है। 1 रुपया का कुछ सिक्का रखा हुआ है, 2 रुपया का कुछ सिक्का रखा हुआ है, 3 रुपया का भी सिक्का रखा हुआ है, 4 रुपया का सिक्का रखा हुआ है। 4 रुपया का एक ही सिक्का नहीं, ढेर सारा होगा। फिर 5 का भी, 6 का है, 7 का, 8 का है, सबका ऐसे। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो टोटल पैसा बढ़ जाए। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन पहले अगर 4 रुपया वाला ज्यादा सिक्का था तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ना अब 3 रुपया वाला है जो कि ज्यादा सिक्का हो जाएगा। ये कहानी चल रहा है यहां पर कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तब तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो T टू द पावर 4 के हिसाब से टोटल एनर्जी तो बढ़ जाएगा। लेकिन जिस वेवलेंथ के थ्रू मैक्सिमम एनर्जी निकल रहा था वो कम जाएगा। यही मैंने बता रहा है। इस ग्राफ में मैक्सिमम एनर्जी किस वेवलेंथ के थ्रू निकल रहा है? इसके थ्रू, इस वेवलेंथ के थ्रू, इसमें इसके थ्रू, इसमें इसके थ्रू। तो ये वाला वेवलेंथ हो गया ना लैम्डा मैक्स वाला जी। तो इसमें क्या है कि जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। यही बात ही बोल रहा है। अरे बोलो यार। अच्छा एक बात तुम बताना, टोटल एरिया अगर निकालोगे तो किस ग्राफ में टोटल एरिया ज्यादा है? अरे बोलो जी, T3 वाले में। अरे टोटल एरिया आएगा ना इसमें। टोटल एरिया मतलब क्या हुआ? टोटल एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो वाला अभी भी देखो तो T3 का ही ज्यादा है। टोटल एनर्जी जो निकलेगा T3 वाले को तो ज्यादा होना ही पड़ेगा। टेम्परेचर ज्यादा तो T टू द पावर 4 से वैरी करेगा। पता नहीं पहुंचा आप तक कि नहीं पहुंचा? पहुंच गया ना बात। तो ये ध्यान रखिएगा आपकी। अभी भी ये बात बोला ही गया है जी। मैं इससे रिलेटेड ये नहीं है, मैंने इससे नहीं सोच लेना तुम। ई टोटल अभी भी क्या है? T टू द पावर 4 से ही वेरी कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे हम लोगों में वैरायटी में ही सवाल पूछा था तो कुछ किया नहीं था, बस दे दिया था और टेम्परेचर है जो कि निकालना था शायद। इसका यूज कैसे करेगा? तो आपको बोल देगा कि किसी बॉडी का टेम्परेचर इतना, तो बताइए कि उस बॉडी के थ्रू जो एनर्जी निकल रहा है तो मैक्सिमम एनर्जी किस वेवलेंथ के थ्रू निकलेगा। तो तुम इससे डील कर लो। नहीं पता चला? पता चल रहा है? तो एग्जांपल करिए। दिया हुआ है फाइंड वेवलेंथ through which a body find wavelength through which a body radiates maximum energy।
ठीक है, अभी आप लोगों ने सवाल ऐसे करके पूछा नहीं है जी, लेकिन पूछना चाहिए। क्या होगा, कोई दिमाग ही नहीं लगाना, बॉडी जो है वो रेडिएट कर रहा है। जैसे ही ये देखिएगा आपको समझ जाना है कि रेडिएशन वाला सवाल है, और उसके बाद फिर वो मैक्सिमम एनर्जी का चर्चा कर रहा है जिस वेवलेंथ के थ्रू। इसका मतलब समझ में आया, लैम्डा एम इंटू टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो यार, कांस्टेंट हो जाएगा, और इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.89 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से आपको लैम्डा एम का वैल्यू कैलकुलेट करना, तो वो हो गया 2.89 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5000 केल्विन में ही पुट करिएगा, इसी को डील कर लीजिएगा आप, तो कितना हो गया देख लीजिएगा 0.539 हो गया, तो 720 हो गया, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, एंगस्ट्रम में बदलना रहेगा तो क्या करिएगा, देखो ये लोग सीख लो, कहीं ना कहीं पर यूज होगा। 10⁻, यहाँ पर -6 ना है जी, आपको -10 चाहिए, तो यहाँ पर -4 आप +4 से मल्टीप्लाई कर लोगे इसे, तो ये वाला एंगस्ट्रम बन जाएगा, इसको इसमें तुम खींच लोगे, मतलब जरूरत पड़ा तो कर लोगे, तो कितना हो गया 5740 एंगस्ट्रम। मतलब 5000 केल्विन का अगर कोई बॉडी है तो उससे जो एनर्जी रेडिएट होगा ना, उसमें इस वेवलेंथ के थ्रू सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएट होगा। तुम लोग के दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं चल रहा है कि सर लैम्डा अगर ज्यादा रहेगा तो एनर्जी कम होगा, वो दूसरा कहानी, वो एचडी वाला कहानी। ये बात समझ में आ रहा है ना, E = hd यहाँ नहीं लगा देना, ये बस केवल टोटल एनर्जी का ही बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ का जिसके थ्रू क्या होगा मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट होगा। बार बार हम बोल रहे हैं कि लैम्डा एक मैक्स वाला में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि लैम्डा मैक्स का मतलब सोचता है आदमी क्या कि मैक्सिमम लैम्डा, ये ना एक्चुअली में लैम्डा मैक्स इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके थ्रू ई मैक्स हो रहा है। बात अब पहुंच गया, आप ज्यादा कितना बताएं, पता चल गया जी। ये अगर आप ध्यान रखिएगा तो ये भी अभी पूछा नहीं है, पूछने का चांस है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो टोटल एनर्जी बढ़ेगा, ये बात समझ में आ रहा है ना। इसी कारण से इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया आप देखिएगा तो इस ग्राफ के एरिया से ज्यादा है और इस ग्राफ के भी एरिया से ज्यादा है, बोलो जी। तो एक तो क्या है कि टोटल एरिया को भी देख करके आदमी पकड़ ले सकता है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। जो ग्राफ सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा इसी से देखना रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। एक बात और बताना, एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन छोड़िए, वो बोलेंगे तो और कंफ्यूज हो जाइएगा। एक चीज इसमें होता है जो T⁵ से भी वेरी करता है, छोड़िए लाइट क्या ऐसे बोलते हैं। ये जो है जी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन उसको एज ए थ्योरी पढ़ा दिया जा रहा है ताकि आपका दिमाग क्लिक करे। ये 2-3 जगह पर काम देगा, एक तो हीट में काम देगा, एक मॉडर्न में भी काम देगा। तो यहाँ समझिएगा, मान लिया जाए कि सन का रेडियस r है, या कोई भी बॉडी हो सकता है, सन के हेल्प से आपको समझाया जा रहा है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर जो है वो T है, तो ये कितना एनर्जी रेडिएट करेगा। तो कल ही ना पढ़े -dq/dt का वैल्यू जो होगा वो सिग्मा E⁴ होता है। अरे बोलो यार, तो जो एनर्जी यहां से निकलेगा, ये समझ में आ रहा है कि उसको घेर करके तुम इतना बड़ा स्फीयर बनाओ, चाहे बड़ा सा स्फीयर बनाओ, चाहे और बड़ा स्फीयर बनाओ, टोटल एनर्जी तो उतना ही से पास होगा। ये बात समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर एक बल्ब जला दिया जाएगा, तो इस रूम से अगर उस बल्ब को ये रूम बंद कर देता है तो इस रूम से उतना ही एनर्जी पार होगा जो इस बिल्डिंग से पार होगा, क्योंकि निकल करके फैलेगा ना। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी रेडियस का आप स्फीयर बनाइएगा तो इस स्फीयर से, ऐसे है ये,
टोटल एनर्जी उतना ही पास होगा जो इससे निकल रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? तुम बड़ा सा बना दोगे तो क्या होगा, टोटल एनर्जी उतना ही निकलेगा। ये अलग बात है कि बड़ा रहेगा तो एनर्जी ज्यादा दूर में फैलेगा, तो कुछ जगह को देखोगे तो वहां पर कम दिखेगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे है जो कि एनर्जी निकलेगा, ठीक है। नहीं दिमाग काम करेगा ज्यादा तो फॉर्मूला बना देंगे, उसको रट जाओगे। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू कितना होगा बताओ तुम। उसको इसके रेडियस से मतलब है, जिससे निकल रहा है उससे ना मतलब है जी। तो कितना होगा बोलो, सिग्मा। ई का वैल्यू छोड़ दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि सन जो है वो ब्लैक बॉडी है। अगर ब्लैक बॉडी नहीं रहेगा तो ई का कुछ वैल्यू होगा। चलो अभी लिखिए देते, नहीं तो ई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर और टी टू द पावर 4। मतलब सन से जो पावर निकलेगा ना, यही ना है पावर, इमिटेड पावर। तो क्या है कि इसके बराबर होगा, माने इतना पावर निकलेगा। बोलो यार। तो अगर आपको आर दूरी पर, ठीक है, सेंटर से ही दूरी नापा गया है, आर दूरी पर कुछ एरिया से, मतलब या डायरेक्ट बोल दे यूनिट एरिया, या कुछ भी एरिया ले लो, ये डैश कर दे रहे, इससे कितना एनर्जी निकलेगा पर सेकेंड। ये वाला समझ में आ रहा है कि एनर्जी पर सेकेंड है। तो यूनिटरी मेथड लगा दीजिएगा कि 4 पाई आर स्क्वायर एरिया से कितना एनर्जी निकल रहा है पर सेकेंड। तो यूनिट एरिया से कितना निकलेगा, तो ए डैश एरिया से कितना निकलेगा। अरे बोलो यार। तो एनर्जी पर सेकेंड ऑन एरिया ए डैश एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर। ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए तो। लिख दे रहे हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी ए डैश वाले से कितना हो जाएगा, टोटल एरिया, टोटल जो निकलेगा सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 बाई 4 पाई आर स्क्वायर। यूनिट एरिया से ही ना निकलेगा, और इसी को आप ए डैश से मल्टीप्लाई करिएगा। ये समझ में आया कहां से आया? कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड लगाना कि 4 पाई आर स्क्वायर एरिया से इतना एनर्जी निकल रहा है, पर सेकंड का बात किया जा रहा है। तो एक से कितना निकलेगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आएगा, तो ए डैश से कितना निकलेगा, तो इतना होगा। ये समझ में आ रहा है कि 2r रेडियस का भी बना दीजिएगा तो उससे भी पर सेकंड इतना ही एनर्जी निकलेगा, क्योंकि जो यहां से निकलेगा वही ना वहां जाएगा जी। इसको मॉडर्न से भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछ देगा कि इस पर कितना फोटोन है जो कि पर सेकंड गिर रहा है, तो एनर्जी कितना गिर रहा है ये पता चल गया। तो फोटोन कितना गिरेगा, तो इसी का ना वैल्यू n इंटू एच न्यू होगा। अगर वो लाइट का बात करेगा तो यहाँ पर हम हीट एनर्जी का बात कर रहे हैं। बोलो यार, हीट एनर्जी वाला फोटोन नहीं बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है तुमको? लाइट का बात करेगा तब का वो होगा। तो अगर इसको याद रखना है तो फॉर्मूला बना के भी याद आप रख सकते हैं, माइनस डी क्यू बाई डी टी। अच्छा, टाइम का वैल्यू कर देगा तो टाइम को उधर फेंक करके मल्टीप्लाई कर दोगे, बोलेगा कि टी टाइम में इस पर कितना एनर्जी गिरेगा, इसका मतलब इसका वैल्यू पूछा तो उधर कर दोगे। ये समझ में आ रहा है कि माइनस केवल इंडिकेशन है, इमिटेड वाला। अरे बोलो यार, अगर इसके व्यू से सोचोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तुमको? अरे बोलो जी। अरे इसके व्यू से सोचोगे तो इमिट हो रहा है, तो यहाँ माइनस है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आ रहा है, तो वो प्लस में हो गया। अरे समझ में आ रहा है तुमको? शुरू में ही क्लास शुरुआत हुआ यही बात बताए थे रेडिएशन वाला में कि माइनस का क्या मीनिंग है, इस डिफरेंस वाला में। तो प्लस माइनस में आपको उलझना नहीं है, आपको मीनिंग खाली समझ जाना है।
तो कर लीजिएगा आप सिग्मा ई आर स्क्वायर जो करिए T⁴ A डैश। हम बोलेंगे कि याद नहीं करिए, लेकिन अगर दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ेगा कि पता नहीं हो पाएगा हमसे कि नहीं हो पाएगा, तब फिर याद करना पड़ जाएगा आपको। ओवरऑल क्वेश्चन बनना कुछ नहीं बताएं इतना देर में। सुनो, ये ग्राफ ऐसे होता है, इसको मैथ से तुम नहीं कर सकते हो, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये तुमको याद रखना। बाकी ई लैम्डा लैम्डा वाला का जो एरिया होगा तो हर हालत में टोटल एनर्जी देगा, क्योंकि ये वाला टोटल एनर्जी नहीं है, इस वेवलेंथ से इतना एनर्जी निकलना है, इस वेवलेंथ से इतना एनर्जी निकलना है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो टोटल जब जोड़ाएगा तब ना टोटल एनर्जी आएगा। तो समझो चाहे नहीं समझो, तुमको ओवरऑल याद रखना। ये समझ में आ रहा है कि यही वाला एरिया कहलाता है, बाई dx का इंटीग्रेशन ही ना एरिया कहलाता है। और ये क्या बोल रहा है, ये वाला ध्यान रखना कि लैम्डा जैसे जैसे बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, उसके बाद समझ लो। ये बस इतना ही बोलता है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ा दीजिएगा ना, तो किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ा दीजिएगा तो उस बॉडी से जो एनर्जी रेडिएट होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो जिस वेवलेंथ के थ्रू मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट होगा, उस वेवलेंथ का वैल्यू है जो कि घट जाएगा। इसको टोटल एनर्जी से कोई मतलब नहीं, लेकिन कंफ्यूज यहां नहीं होना, इससे इसको लिख दिए कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हर हालत में टोटल एनर्जी बढ़ेगा। वो तो स्टीफेंस लॉ ही बोल रहा है। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टीफेंस लॉ में क्या अंतर है? स्टीफेंस लॉ पार्टिकुलर वेवलेंथ से कितना निकलेगा उसका कोई चर्चा नहीं करता। अरे बोलो, स्टीफेंस लॉ को केवल इतना से मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो T⁴ से टोटल एनर्जी बढ़ जाएगा, पार्टिकुलर वेवलेंथ से उसको कोई मतलब नहीं। और विंस डिस्प्लेसमेंट वाला में क्या है कि पार्टिकुलर वेवलेंथ जिसके थ्रू मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? उससे मतलब है। तो आपको बात समझ में आ गया होगा। ये वाला बता ही दिया आपको कि ई लैम्डा सबसे ज्यादा होगा तो लैम्डा मैक्स के बारे में बात करेगा, और लैम्डा मैक्स का वैल्यू अगर घटेगा इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। यही बताया गया है, बाकी ये वाला आपको पता ही है। कभी कभी ऐसा भी दे सकता है जी आपको कि लैम्डा का वैल्यू दे देगा, ठीक है, लैम्डा मैक्स का वैल्यू दे देगा और बोल देगा कि उस बॉडी का टेम्परेचर क्या है, तो ये दे देगा तो ये वाला कैलकुलेट हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? कोई एक को दे करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा, इसका एक यूज और भी है कि कोई दूर का तारा है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर जानना है, तो आदमी वहां पर जा करके थोड़ी नापेगा। तो उसमें वही होता है कि उस स्टार से जो भी आता है ना, समझ आ रहा है कि नहीं, उसके वेवलेंथ को डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो ऐसे समझो, उस स्टार से बहुत सारा वेवलेंथ आ रहा होगा, तो क्या है कि यहाँ पर उस स्टार के लाइट को डिटेक्ट करेगा, बोलो यार, या हीट एनर्जी को डिटेक्ट करेगा और साइंटिस्ट पता कर लेगा कि कौन सा वेवलेंथ से मैक्सिमम एनर्जी आ रहा है, तो उसको लैम्डा एम मालूम ना चल जाएगा जी, तो उसी के हिसाब से टेम्परेचर मालूम चल जाएगा। बोलो यार, तो दिक्कत लग रहा है क्या? तो पूछ सकता है कि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज, और उसमें अगर दे देगा कि ध्यान रखना कि किसी बॉडी का टेम्परेचर जानने में कोई दिक्कत लग रहा है। जैसे कि एक आपको बताया था थर्मामीटर जो कि रेडिएशन पर बेस्ड होता है, कौन वाला था? पायरोमीटर। तो पायरोमीटर क्या करता है? तो पायरोमीटर क्या करता है कि हीट को नापता है, कितना हीट निकल रहा है, और उसके बाद स्टीफेंस लॉ लग जाता है। तो वहां पर बोले थे कि पायरोमीटर जो कि रेडिएटेड एनर्जी जो होता है ना, उसको नाप करके टेम्परेचर बता देता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो पायरोमीटर ये काम नहीं करता, ये पहले सुन लो तुम। अरे बोलो यार, पायरोमीटर क्या करता है? टोटल एनर्जी है जो कि रेडिएशन को पकड़ता है, और स्टीफेंस लॉ लगा देता है, तो T⁴ वाला है ना जो फॉर्मूला, उसके थ्रू वो टेम्परेचर बताता है। तो वहां पर बोले होंगे समझ में नहीं आया हो कि रेडिएशन से कैसे नापाएगा, तब समझ में आ रहा है क्या हुआ होगा। और बाकी ये एक प्रॉब्लम है, ये थ्योरी है ही नहीं, लेकिन देगा
तो क्या है कि तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर पाएगा। तो इसलिए क्या है कि बता दिया गया है आपको कि ऐसा सिचुएशन यही वाला मॉडर्न में भी चलता है। और वहां भी क्या रहेगा कि एक बल्ब रख दिया गया है, इससे आर दूरी पर बताओ कितना फोटोन गिर रहा है पर सेकेंड या इतना देर में। तो उसमें भी ये ध्यान रखना है कि यूनिटरी से निकल जाता है, जितना टोटल एनर्जी यहाँ से निकलेगा तो तुम इसमें घेरोगे तब भी उतना ही एनर्जी होगा, इसमें घेरोगे तब भी उतना ही एनर्जी होगा। अरे बोलो यार। तो यूनिटरी लगा करके कर लीजिएगा। यूनिटरी वाला भी लिखना पड़ेगा क्या? एक डिफाइन किया गया है, ये भी देख लीजिए, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का मतलब हो गया ना कि इंटेंसिटी ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू सन। सन से लाइट जो निकलेगा, माने सन से जो हीट एनर्जी निकलेगा, तो यहां पर क्या होगा कि यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कुछ एनर्जी गिरेगा ना जी। इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। अरे अपना सोचना नहीं आपको, हम खाली बात बता रहे हैं। तो इसको जब कैलकुलेट किया जाएगा इसी फॉर्मूला में क्या होगा कि पूरा डाटा जब मारा जाएगा ना तो एक कांस्टेंट चलाता है। अरे कुछ नहीं करना है यार, यूनिट एरिया पर तो ए डैश का वैल्यू 1 कर दोगे। बोलो जी। आर है जो कि मालूम है सन और अर्थ के बीच में, तो ये वाला भी डाटा मालूम होता है, सन का रेडियस भी मालूम होता है। तो सब कुछ पुट करने के बाद समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर क्या है कि एक जो वैल्यू आएगा वो आप याद रखिएगा, हो सकता है कि पूछ दे। तो 1.4 × 10⁻³ होता है। ठीक है। यूनिट क्या होगा? इंटेंसिटी का यूनिट बोलो तो जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर या वाट पर मीटर स्क्वायर भी बोलता है। कोई दिक्कत लग रहा है? कुछ है ही नहीं, दिक्कत क्या लग रहा है? हाँ, तो ये चैप्टर खत्म ही हो गया। थोड़ा बहुत कुछ और है तो करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन पर प्रॉब्लम करवाते हैं। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ओके। देखो एक बच्चा क्वेश्चन पूछा है कि जो अभी हम लोग लैम्डा एम कैलकुलेट किए थे वो 5740 आया एंगस्ट्रम, 5740 एंगस्ट्रम। तो उसका कहने का सेंस क्या है कि अगर ऑप्शन में 6000 एंगस्ट्रम देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, और 5500 एंगस्ट्रम देगा, एक्चुअल आंसर कितना है? 5740 एंगस्ट्रम। और ऑप्शन में ये दिया ही नहीं। ऑप्शन में क्या दिया है? 5500 एंगस्ट्रम और 6000 एंगस्ट्रम। तो वो क्या बोला कि तब तो हम है जो कि इसको मारेंगे। क्यों? क्योंकि लैम्डा मैक्सिमम इतना है, इसका मतलब और जो भी होगा तो वो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, इससे कम ही होगा, तो ये मारेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये वाला जो है उसको इंडिकेट हम लोग कर रहे हैं किससे? लैम्डा एम से। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि ये वाला लैम्डा मतलब मैक्सिमम लैम्डा नहीं है। तो ये सोचना ही गलत है कि ये वाला मैक्सिमम लैम्डा है और ये नहीं दिया है, तो हर हालत में जो आंसर होगा इससे छोटा वाला ही मारेंगे। ये सोचना समझ में आया कहाँ गलत है? ये सोचना कब सही होता बताओ तो? जब ये वाला मैक्सिमम लैम्डा होता। अगर ये लैम्डा मैक्सिमम होता, सुना रहा है कि इससे ज्यादा नहीं निकलेगा लैम्डा, तब तो हर हालत में क्या करते कि इससे कम ही वाले में मारते थे। लेकिन ये आपको पता है कि जब हीट करता है तो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक सब निकलता है, इसलिए तो सूर्य में हीट करके बताया गया। तो हीट करके इसलिए ही बताया जाता है ना कि आप बोल देंगे कि इसमें 0 से लेकर के इंफिनिटी तक हर वेवलेंथ निकलता है, हर टाइप का वेवलेंथ निकलता है।
तो तुम उसको सुनोगे फिर भुला जाओगे, फिर यहाँ पर लैम्डा मैक्स में कंफ्यूजन होगा। इसलिए हम शुरू से हिट करते आ रहे हैं। जैसे कि इसी टाइप का कहां पर था, मोलिक्यूलर स्पीड वाला, कि जो मोलिक्यूल होता है वो हर स्पीड का रहता है। हम लोग पढ़ते हैं 3 स्पीड, अरे बोलो यार, लेकिन वहां रहता है हर स्पीड का। वहां पर जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है तो मैक्सिमम स्पीड थोड़ी है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ कि ये वाला मैक्सिमम लैम्डा है ही नहीं जो तुम उधर से सोचो। कोई दिक्कत लग रहा है? चलिए अब एक क्वेश्चन क्या होता है ये कि आपको बोलेगा कि कोई भी बॉडी है, चलो मान लेते हैं आयरन ही है, ठीक है, आयरन है, और आप क्या कर रहे हैं कि इसको हीट कर रहे हैं। तो इसका कलर क्या शो करेगा ये, तो पहले आप समझिएगा। ये तो पता है आपको कि लैम्डा m इंटू टी का वैल्यू कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा m घटेगा कि नहीं घटेगा। अच्छा, कोई बॉडी कौन सा कलर शो करेगा हीट होने के बाद, तो हीट होने के बाद तो क्या है कि सब वेवलेंथ वो निकालता है, लेकिन कलर कौन डिसाइड करेगा, तो जिस वेवलेंथ के थ्रू मैक्सिमम एनर्जी आएगा। जैसे कि आप हीट करिएगा तो उससे सब वेवलेंथ निकलेगा, लेकिन आपको कलर कौन सा शो होगा, जो सबसे ज्यादा आपके आंख पर आएगा। इसका मतलब समझ में आया कि यही डिसाइड करेगा बॉडी का कलर। अरे बोलो यार, कलर ऑफ बॉडी आफ्टर हीटिंग विल बी डिसाइडेड बाय लैम्डा m। अरे नॉर्मल जो कलर होगा वो भी डिसाइड करेगा। नॉर्मल कलर तो हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं, लाइट टकरा के गया आंख पर आया, वो डिसाइड करेगा। बोलो यार, हीट करने के बाद जो बॉडी का कलर होगा वो कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो बात को आप समझिएगा, यहां लिख देते हैं। वेवलेंथ ऐसे होता है ना जी, और भी होता है इंफ्रारेड वगैरह, लेकिन अभी तत्काल तो ये समझ में आ रहा होगा कि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, फिर इससे वेवलेंथ कम होता है, नहीं सबका ऐसे घटते रहता है। तो बॉडी को जब आप हीट करिएगा तो टेम्परेचर को जब आप बढ़ाइएगा तो ये समझ में आ रहा है कि लैम्डा m डिक्रीज होगा। बोलो यार, तो थोड़ा सा टेम्परेचर आप दीजिएगा उसको, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा, 150 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा, ठीक है, तो वो कौन सा कलर शो करेगा, रेड। हीट होगा सबसे पहले कौन सा कलर शो करेगा, रेड। आप देखते हो लोहा जब गर्म होता है तो रेड शो करता है। फिर और जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाइएगा लैम्डा m क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा, तो वो क्या होगा कि इस डायरेक्शन में शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। तो आप लोहा का देखते होंगे कि जब आप हीट करिएगा ना तो वो पहले रेड शो होता है, और हीट करिएगा तो देखिएगा क्या कि वो ऑरेंज टाइप का, येलो टाइप का, पीलापन टाइप का शो होता है, और एकदम और टेम्परेचर है जो कि बढ़ाते रहे उसका तो आप देखिएगा कि उजला शो होने लगता है। उससे ज्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ नहीं पाएगा, फिर पिघल जाएगा। ये येलो जो है ना, तो व्हाइट वाला सबका कॉम्बिनेशन है, लेकिन व्हाइट वाला का अगर वेवलेंथ के हिसाब से देखो तो यहां पर आता है येलो से जस्ट नीचे। अब बोलो कि सर व्हाइट तो जो होता है वो सबका कॉम्बिनेशन होता है, तो इसीलिए सबका कॉम्बिनेशन होता है कि सबका कॉम्बिनेशन अगर आंख पर पड़ेगा तो एज एवरेज जो वेवलेंथ शो होगा उसके हिसाब से आपको दिखाई देगा। सनलाइट है तो उसमें सब ना है जी, लेकिन व्हाइट क्यों दिखाता है, क्योंकि सबका कॉम्बिनेशन रहता है तो वो व्हाइट दिखाई देता है। अरे बोलो यार, तो वो कंसेप्ट अलग है, यहाँ पर अलग बता रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे क्या होगा, रेड पहले शो करेगा कम टेम्परेचर पर, फिर और बढ़ाओगे तो इस ढंग से आएगा। देखो उसमें पीलापन आते जाएगा आते जाएगा, और बहुत ज्यादा हीट कर दोगे तो क्या शो करने लगेगा। हाँ, अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि बहुत कर देंगे तो वायलेट शो होने लगेगा। तो अरे यार, इससे ज्यादा होगा तो पिघलिए जाएगा।
अगर इससे ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता, वो नहीं पिघलता तो इधर होते जाता। कोई दिक्कत लग रहा है तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, इससे सन का टेम्परेचर भी तुम बता सकते हो कि क्या होना चाहिए। अभी हम लोग कैलकुलेशन किए थे तो 5000 केल्विन पर कितना आया था आपको, इतना एंगस्ट्रम आया था। तो जिस ऑब्जेक्ट से इससे कम वेवलेंथ का लैम्डा एम निकलेगा, उस बॉडी का टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा कि कम होगा? इससे ज्यादा होगा। लैम्डा एम का वैल्यू कम होगा तो ज्यादा ना होगा। तो सन से जो निकलता है ना लाइट, उसका एवरेज वेवलेंथ जो है, मेरे लैम्डा एम तुम बोलो, वो अप्रोक्स इतना रहता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि सन का टेम्परेचर इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। ये सब सिखा रहे हैं, कोई मतलब है नहीं। तो सन टेम्परेचर जो होता है वो अप्रोक्स 5800 केल्विन या 6000 केल्विन होता है। अरे नौटंकी है, उतना करना नहीं है तुमको, ये याद रखना है। हम एक बात बता रहे थे, चूंकि कैलकुलेशन हम लोग कर चुके कि 5000 केल्विन पर इतना एंगस्ट्रम है और सन से जो आ रहा है उसका वेवलेंथ है जो कि कम है। इसका मतलब सन का टेम्परेचर इससे तो जरूर ज्यादा होगा। एक ऐसे ही बात बता रहे थे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इतना कंसेप्ट आपको समझना है, चूंकि कैलकुलेशन करा चुके थे इसलिए हम ये बात भी बताएं। आपको ओवरऑल ये याद रखना है। सन का टेम्परेचर पूछोगे तो ऐसे सोचोगे क्या? ऐसा नहीं सोचोगे। समझ में आ रहा है ना जी? वो चूंकि डाटा दिया हुआ इसलिए हम ये बता रहे। तो ये ध्यान रखिएगा जी, कभी भी किसी भी मेटल का या कोई बॉडी का बोलेगा कि हाई टेम्परेचर कर दिया गया तो उसका कलर क्या शो होगा, तो वाइट शो होगा। ये समझ में आ रहा है? ये वाला पॉइंट खाली याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट हो सकता है पूछ देगा। ये सन के सरफेस का टेम्परेचर होता है। समझ आ रहा है क्या? और ये भी पता चल रहा है कि क्या होगा। जैसे आपको ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि कोई किसी बॉडी को हीट किया गया तो वो रेड शो हो रहा है, कर रहा है कलर, ठीक है। तो और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैसा कलर शो करेगा? तो इसी जोन में जो रहेगा उसको बोलोगे। समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा बोल देगा तो डायरेक्ट तुम समझ जाओगे कि व्हाइट हो गया। अब पांचला के ऑप्शन में व्हाइट नहीं दिया, येलोइश व्हाइट दिया है, तो मारोगे ना जी। येलोइश व्हाइट बोले क्या हो गया? येलो व्हाइट के बीच में। अरे बोलो जी, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीन बॉडी है, उसको हीट कर दिया गया, ठीक है। तो ये रेड शो कर रहा है, ये वाला येलो शो कर रहा है, और ये वाला जो है व्हाइट शो कर रहा है। तीनों को हीट कर दिया गया। नॉर्मल कलर रहेगा तभी ये सब कंसेप्ट लगेगा, नहीं वो हीट होने के बाद का बता रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कौन है जो कि जल्दी ठंडा हो जाएगा, कौन है जो कि देर से ठंडा होगा। तो उसमें ऐसे ही पकड़ना रहेगा क्या कि इसका टेम्परेचर T1, इसका T2, इसका T3 अगर तुम कर दो तो ये रेड कलर शो कर रहा है हीट करने के बाद। इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या है, कम है। समझ आ रहा है कि नहीं? और फिर रेड के बाद तुम देखोगे तो येलो वाला का होगा। तो टेम्परेचर के हिसाब से ये ना है, तो सबसे ज्यादा इसका टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको ठंडा होने में देर लगेगा। नहीं समझ में आ रहा? तो सबसे ज्यादा देर में ठंडा कौन होगा? ये कलर समझ में आ रहा है किसका बात किया जा रहा है? अब अगर नहीं दिमाग लगाने लगना कि नॉर्मल का ये बोर्ड का उजला दिख रहा है तो बहुत देर में ठंडा होगा। वो हीट करने का बात किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा देर में जो व्हाइट दिख रहा था वो ठंडा होगा। अब देखो इसमें
तुमको फंसा भी ले सकता है कि क्वेश्चन पूछा है नहीं कभी, लेकिन मान लो कि अगर पूछेगा तो सवाल यही वाला रहता है, ठीक है, कि हीट करने पर ऐसा दिख रहा है, और ये पूछता है कि रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा है। यहां पर रेट ऑफ कूलिंग नहीं पूछा गया, इसमें यहां पर पूछा गया था कि कौन ज्यादा देर में ठंडा होगा। जो कॉमन सेंस का चीज है कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको ठंडा होने में ज्यादा ना टाइम लगेगा। अरे बोलो यार, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसका था तो ये ज्यादा देर में ठंडा होगा। लेकिन अगर जो वो पूछ देगा कि रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा होगा, तो इससे अगर तुम रेट ऑफ कूलिंग का बात करोगे तो रेट ऑफ कूलिंग माइनस डी टी बाई डी टी ये किसके बराबर हो जाएगा, के टी माइनस टी नॉट ना हो जाएगा जी। अरे बोलो यार, तो जिसका ज्यादा टेम्परेचर है उसका ये वाला पार्ट ज्यादा ना हो जाएगा। मैंने ये बोला हुआ रहेगा कि सेम मटेरियल का बना है, ये सब बात तो क्लियर रहेगा, सेम साइज का है, ठीक है। अगर एरिया उरिया रहेगा तो फिर एरिया उरिया पर भी डिपेंड करता है, याद होगा आपको। बोलो जी, ये हम बता रहे हैं न्यूटन्स लॉ वाला से। अगर जो न्यूटन्स लॉ वाला नहीं भी लगाना है तब भी आप क्या लिखते, न्यूटन्स लॉ वाला नहीं भी लगाना रहेगा तो रेट ऑफ कूलिंग होता है ना डी टी बाई डी टी, ये होता है ना सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4 बाई एमएस होगा। तो अभी तत्काल ये मानना है, नहीं भी देगा तो मानना रहेगा कि सबका मास, स्पेसिफिक हीट, हाँ जो भी है, रेडियस, ये सब सेम रहेगा। तो यहां से चर्चा होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा। अरे बोलो यार। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको फिजिकली फील करने का प्रयास करना, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, पहले यहां लिख देते हैं कि व्हाइट दिखने वाले बॉडी का, दिखने वाले बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा है। अच्छा, थोड़ा सा बताना तो, इस दोनों को मैच करना तो फीलिंग आता है कि नहीं आता है, करवाएं। इस बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है, रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है मतलब क्या हुआ कि ज्यादा तेजी से ठंडा हो रहा है। तो तुम ये बात बोल रहे हो कि रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है व्हाइट वाला, और दूसरा जगह पर यही तुम बोल रहे हो कि व्हाइट वाला देर से ठंडा होगा। ये तुमको उल्टा टाइप का कुछ नहीं लग रहा है? अरे जो ज्यादा तेजी से ठंडा होगा तो उसको टाइम कम नहीं लगना चाहिए ठंडा होने। तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है? नहीं है कंट्राडिक्टरी, लग रहा है। कैसे समझना, होता क्या है ना कि जब भी किसी को ये बोलो कि ज्यादा तेजी से घट रहा है तो उसको लगता है कि वो जल्दी घट जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है ना, अपने मन में आप ये मान चुके होते हैं कि शुरू में दोनों सेम होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे समझो, किसी के पास 50 रुपया है और हम गरीब हैं, हमारे पास 10 रुपया है जो है, ठीक है। अब क्या है कि ये वाला ज्यादा तेजी से भी घटेगा और हम धीरे भी घटेंगे। अरे बोलो यार, तब भी क्या है कि जिसके पास कम है वो जल्दी ना घट जाएगा। माने ऐसा चांस लगता है कि नहीं लगता, दोनों बराबर रहता तब क्या होता कि एक ज्यादा तेजी से घटेगा और एक धीरे धीरे घटेगा। तो ये वाला क्या होता कि ज्यादा देर में घटता। तो यही कहानी है कि इसीलिए क्वेश्चन दिए है कि तुम इससे ये नहीं सोच लो रेट ऑफ कूलिंग का बात करेगा तो तुम यहां पर आओगे। समझ में आया कि नहीं? फिजिकली समझना, बताने का मेरा मकसद यही है कि तुमको अगर ये करवाए हुए रहेंगे ना और तुमको रेट ऑफ कूलिंग पूछ देगा तो तुम क्या दिमाग लगाओगे कि जिसका सर बताए थे कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा देर में ठंडा होगा। हम अभी भी ये बात बोल रहे हैं कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा देर में ठंडा होगा। बोलो यार। लेकिन अगर रेट ऑफ कूलिंग का बात किया जाएगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी उसका ज्यादा होगा। तो रटना नहीं है, दोनों को कॉमन सेंस से सोच लेना है। समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो।
बात पहुंच गया ना। तो ये समझना, ये टाइम के बारे में बात किया था, ये टाइम के बारे में नहीं बात कर रहा, ये ठंडा होने के बारे में बात कर रहा, ये रेट ऑफ ठंडा होने के बारे में बात कर रहा। हाँ, तो इस टाइप से चलो एक चीज और ध्यान देना, चलो देखना इधर, इसके थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं इसको समझिएगा। मान लीजिए कि किसी बॉडी का टेम्परेचर दे दिया है 5500 केल्विन, ठीक है। तो इस बॉडी से जो लैम्डा एम वाला बात होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर मालूम है तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट, तो टी का वैल्यू मालूम है तो लैम्डा एम कैलकुलेट करेगा। बोलो यार। लेकिन अगर जो क्वेश्चन में दे देगा कि टी का वैल्यू इतना है और इस केस में लैम्डा एम का वैल्यू इतना, तो तुम चेक करने नहीं लगना कि डाटा सही है कि गलत है। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है कि बोलेगा कि टेम्परेचर इतना है तो लैम्डा एम इतना है, तो बताइए कि अगर लैम्डा एम कुछ भी मतलब 11 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर होता तो टेम्परेचर कितना होता, बात समझना। अगर जो इसका डाटा नहीं देगा, ये देकर करके ये पूछेगा तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट से टी निकालेंगे। लेकिन अगर एक का डाटा दे करके दूसरा पूछ दिया है ना, तब आप कैसे करिएगा? तो लैम्डा एम इंटू टी का वैल्यू कांस्टेंट ना होता है जी, तब क्या आप कैसे करिएगा? तो लैम्डा 1 t1 ये बराबर होगा लैम्डा 2 t2 के, क्योंकि b है ना जी। तो ये डाटा देने का मतलब ये होता है कि आपको इस डाटा को यूज करना है। तुम इस केस में लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी का वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा, लेकिन वो आंसर नहीं माना जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आया क्या बोले? अगर टेम्परेचर देकर के लैम्डा एम पूछे, लैम्डा एम देकर के टेम्परेचर पूछे, तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी, अरे बोलो यार, तो उससे कैलकुलेट कर दोगे सही हो जाएगा। लेकिन अगर किसी टेम्परेचर पर लैम्डा एम दे दिया है, उसके बाद किसी टेम्परेचर पर लैम्डा एम पूछे या लैम्डा एम दे करके टेम्परेचर के बारे में पूछे, तो आपको समझ जाना है कि इसका यूज करना है। तो कैसे यूज सॉरी तो आने लगे तो हम तो आने वाला बच्चा नहीं थे, हम ये नहीं बोले कि जो ततराता वो और है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं था। तो लैम्डा एम इंटू टी का वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये समझ में आया कहां से आया? P1 V1 इक्वल टू P2 V2 टाइप का है ना। ये लैम्डा एम इंटू टी का वैल्यू बी और लैम्डा 2 इंटू टी का वैल्यू बी, अरे बोलो यार, तो वहां से आया। तो बात समझ में आ रहा होगा। इसमें हम क्या बताना चाहे हैं बोलो तो? इसमें बताना ये चाहे हैं कि जो डाटा दिया है ना उसका यूज कर लेना है, तो जो आएगा आंसर वो ज्यादा सही माना जाएगा। इसका मतलब हम ये नहीं बोले कि हमेशा हर क्वेश्चन में क्या होता है कि जो डाटा देता है उसका यूज करना होता है, हम यह नहीं बोल रहे, ठीक है? बोलो यार। तो यहां से कितना हो जाएगा? 5500 हुआ ना जी। लैम्डा एम का वैल्यू कितना हो गया इस केस में? यह बराबर होगा किसके? जो भी टेम्परेचर रहेगा, बोलो यार। यहां से आप कर लीजिएगा। कर लो, इससे ये 2 बार में कटेगा ना जी। देख लीजिएगा, ये वाला इधर आएगा तो 10 टू पावर -10 10 टू पावर -1 हो गया, -1 इसको खत्म कर देगा, इससे ही करिएगा। तो T2 का वैल्यू कितना आ गया? 275 आ गया, हो गया यही वाला। समझ में आया ना क्या इसमें बताना चाहिए? बोलो जी। हर चीज से कुछ ना कुछ बताया जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ कूलिंग का बात करेगा जी, या रेडिएटेड पावर के बारे में बात करेगा, तो फिजिकली तुम सोचने का प्रयास नहीं करना। तुम फिजिकली सोचोगे तो गलती हो जाएगा। फिजिकली सोचा जाता है लेकिन तुम सोचोगे तो गलती हो जाएगा। तो फिजिकली नहीं सोचना। रेट ऑफ कूलिंग का बात करेगा, फॉर्मूला लिख करके जो बोलेगा वो होगा। समझ आ रहा है कि नहीं?
रेडिएटेड एनर्जी के बारे में, इमिटेड एनर्जी के बारे में बात किया जाएगा। जो फॉर्मूला बोलेगा हो जाएगा। फॉर्मूला में कहाँ गलती हो सकता है बताइए दी है कि m नीचे में आ जाता है, थोड़ा सा सावधान होकर करके। तो सब कुछ करवा चुके हैं, अब उसके बाद भी गलती करोगे तो तुम्हारा नसीब। शायरी सुनाए थे ना? शायरी की सुनाए होंगे कभी? अरे है क्या कि ठोकरे लगने के बाद भी तुम नहीं संभले तो तुम्हारा नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना काम कर ही दिया। ठीक है, चलो यहाँ देखो ना, इधर देखिए बाबा वाले भैया, इधर देखिए, समझिएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो आ सकता है आपको, क्योंकि जेईई मेन में पूछे हुए, लेकिन ये सब आता है इंटीग्रेशन से, लेवल 2 में करवाया जाता है। आप डायरेक्ट याद रखिएगा जी कि आएगा एकदम तड़ाक सा टिक मार दीजिएगा। ये सवाल हार्ड होगा लेकिन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, सीधा रट जाइएगा आप इसको। ठीक है, इसका रेडियस है कितना r1 और इसका रेडियस क्या है r2। ठीक है, बीच में क्या है कि मटेरियल भरा हुआ है। ये शक्तिमान वाला लोगो नहीं था, समझे? इसमें मटेरियल भरा हुआ है, इसका कंडक्टिविटी कितना है k। तो माने या इसका टेम्परेचर कुछ अलग रहेगा, इसका टेम्परेचर कुछ अलग रहेगा, तो हीट क्या होता है ना, इसे फैलता है। अरे यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा अलग है, यहाँ टेम्परेचर अलग रहेगा, तो मान लो यहाँ से हीट निकलेगा तो वो जब फैलता है ना तो एरिया बदलते जाता है। ये सब ऐसे ही हम खाली बोल रहे हैं क्योंकि वीडियो बन रहा है। तो ओवरऑल क्या है कि वो इंटीग्रेट होता है, बड़ा आसानी से हो जाता है, लेकिन तुमको बताएंगे तुम रोना स्टार्ट कर दोगे। इसको चुपचाप तुम याद रख ले रहोगे। जेईई मेन में पूछा है, तुमसे भी पूछेगा। जेईई मेन में प्रोपोर्शनल पूछा था, हम डायरेक्ट डाटा बता दे रहे हैं। तो R थर्मल का वैल्यू जो होगा ना वो R2 माइनस R1 बाई 4 पाई R1 इंटू R2 K के बराबर होगा। इसको कैसे याद रख सकते हो तुम कि हीट यहां से यहां पर जाएगा तो कितना लेंथ गया, तो R2 माइनस R1, तो R का वैल्यू होता है ना L बाई के ए टाइप का। तो L का वैल्यू इस, हम ये कंसेप्ट नहीं सिखा रहे हैं, ये रटने के बारे में बात करें। बोलो यार, वो अंदर में इंटीग्रेशन से आता है। तो नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ होगा अलग है, यहाँ कुछ अलग होगा, तो हीट ऐसे फ्लो करेगा ना जी, हीट ऐसे फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? तो उसमें एरिया बदलते तो हम उस सब लेवल 1 में बताएंगे भी नहीं। तो R का वैल्यू कैसे लिखते हैं आप? L बाई के। तो L कितना हो गया, यहां से यहां पर जाएगा तो L कितना हो गया, इतना। बोलो यार, K का वैल्यू तो लिखिए दिए, और एरिया स्क्वायर का होता है ना 4 पाई R स्क्वायर, तो R स्क्वायर को 2 भाग में कर दिया, R इंटू R। तो एक जगह पर R1 पुट कर दिए, एक जगह पर R2 पुट कर दिया। तुमको नहीं लग रहा है कि बहुत गलत कंसेप्ट है? कंसेप्ट नहीं है, समझ ना? तो तुम क्या करोगे कि इसको याद रखे हुए रहोगे। बोलो यार, ठीक है। जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा है, देखो जेईई मेन में क्या क्वेश्चन पूछा था। जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा था ना कि एक है, यहां देखो, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, इसके बीच में जो है वो मटेरियल भर दिया है जिसका कंडक्टिविटी कितना है K। तो इसमें पूछा था कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम, जो भी है, लोअर सरफेस टू, लोअर अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में, इनर सरफेस टू आउटर सरफेस। कुछ लोग हंसना भी स्टार्ट कर दिया था, नहीं समझे, कोई बात नहीं। तो आपको पूछ रहा है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इनर से आउटर साइड में जो होगा, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू, और उसके बाद सेट किया था R के ही टर्म में डाटा सेट किया था। यहां पर दिए हुए था कि यहां पर और यहां पर टेम्परेचर जो कि फिक्स है। तो इसको देख के आपका दिमाग क्लिक किया कि जब यहां से यहां पर आएगा मटेरियल के थ्रू, तो चूंकि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का बात कर रहा है तो माइनस dq बाई dt की वैल्यू सिग्मा E A T टू द पावर 4 लगेगा।
आईएस सर बोल रहा है, ये कंडक्शन ना रेडिएशन है। गजब हो तुम। अब बाकी बीच में तुम लगा दो उल्लू चमगादड़, कोई बात नहीं, मजाक करते हैं। तुम्हारे लिए कितना लोग पूजा पाठ कर रहे होगे, सोमवारी रख रहे होगे। अपने आप को कभी भी डाउन फील करो ना तो इस ढंग से सोच के कॉन्फिडेंस समझ रहे हो। महाशिवरात्रि में मंदिर में जाती किसके लिए जा रही, तुम्हारे लिए जा रहे क्या बोल, तुम लोग ये तो करो। अभी तो नहीं दिला है ना, बताओ सेम तांडव तुम करने भी ऐसा समझना जी, ये समझ में आ रहा है। हेलो, ये समझ में आ रहा है आपको कि ये कंडक्शन वाला बात है, ये इधर से उधर ना जाएगा जी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ तो, कंडक्शन का बात करेगा तो हीट करंट कितना होगा, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये बराबर होगा टेम्परेचर डिफरेंस के। जो भी करोगे T2 माइनस T1 बाई, यहाँ R थर्मल रखोगे ना जी, तो R थर्मल कितना होगा, तो इसमें R थर्मल ही निकालने में टाइम लगेगा, तो इंटीग्रेट करके आएगा। चूंकि हम पढ़ा रहे लेवल 1 वाला में, इसलिए तुमको है जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, स्मॉल r से दिया है तो स्मॉल r वाला करोगे, R2 माइनस R1 याद नहीं कर जाना, बड़ा माइनस छोटा ही समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा वाला को R2 लिखा गया, तो यही होगा R2 माइनस R1 बाई 4 पाई R1 इंटू R2 के, ये ऊपर ना जाएगा जी, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई R1 इंटू R2 के T2 माइनस T1 बाई R2 माइनस R1। तो सीधे R के ही टर्म में दिया था, तो बताइए तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया dq बाई dt, R1 इंटू R2 बाई R2 माइनस R1 के प्रोपोर्शनल हो गया। तो वो याद रहना चाहिए आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे बोलो यार, कोई दिक्कत। तो ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज बताया जाता है, लेकिन लेवल 1 में एकदम बचा बचा के ही ना चलना होता है। तो ये है, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर खत्म हो चुका है, अब टाइम पास ही होगा, तो टाइम पास होगा तो कुछ कुछ क्वेश्चन गुजरते रहेगा ना। देखिए दिया हुआ है कि ये कोई मटेरियल है जिसका K का वैल्यू कुछ है, मटेरियल है, और एरिया दिया हुआ है कुछ 2 मीटर स्क्वायर, ये वाला L दिया हुआ है 2 मीटर, ओके, और K का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 ऐसा यूनिट में ही, और बोल रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है इस जगह पर वो 200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और नीचे में बर्फ है, बहुत लंबा चौड़ा बर्फ होगा, ठीक है, इस साइज का नहीं होगा, इस टाइप का नहीं, ऐसे है, बर्फ का सिल्ली है, ठीक है, ये आइस है। आइस बोले तो नॉर्मली जब तक नहीं बोलेगा क्या मानेंगे, कितना पर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो आपको बताना है कि बीस ग्राम आइस को पिघलने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो देखिए कुछ करना नहीं है बहुत ज्यादा इसमें,
20 ग्राम आइस को पिघलाना है आपको, तो आपको कितना एनर्जी चाहिए? ये समझ में आ रहा है कि ये वाला सवाल कंडक्शन का है कि रेडिएशन का है? कंडक्शन का। यहाँ 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसके बीच में मटेरियल रख दिया, तो मटेरियल से गुजर करके ना हीट आएगा जी। तो जैसे ही मटेरियल से गुजर करके हीट आने का बात होगा, इसका मतलब कंडक्शन का सवाल हो गया। वो पता चल जाएगा आपको, वहां पर क्वेश्चन से गुजारा कहा जा रहा है कि देखते 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 दिमाग खुल जाएगा। तो 20 ग्राम आइस को पिघलने के लिए, मैंने पिघलाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? अरे बोलो उलूओ, तो कितना हो जाएगा? m इंटू एल। तो एल का वैल्यू कितना था? 80। तो ये समझ में आया कि कैलोरी में आया ये वाला, चूंकि डाटा दिया हुआ है सब ऐसा यूनिट में, समझना जी। T2 माइनस T1 बाई आर थर्मल, ये सब जब यूज करोगे ना, तो उधर सब ऐसा यूनिट में यूज करोगे, तो इधर ऐसा यूनिट में आना चाहिए। तो ये समझ में आया कितना कैलोरी? अरे m ग्राम में लिए, तो ये वाला लिए ना जी कैलोरी पर ग्राम, बोलो यार। तो ml इतना इंटू 4.2, ये समझ में आया कि इतना एनर्जी यहां पर चल आएगा, तो बर्फ पिघलेगा, बोलो यार। तो ये एक तरह समझ लो कि हो गया dq टाइप का। अब बाई dt, तो dt मतलब टाइम जो निकालना है हम लोगों का, तो ये dq बाई dt हुआ कि नहीं हुआ? ये बराबर होगा किसके? तो टेम्परेचर डिफरेंस के। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 200। अरे डिग्री सेल्सियस में चाहे केल्विन में, हुआ ना जी? लगता मार के फाड़ दे। बाई एल, एल कितना? एल कौन है जिधर से हीट ट्रांसफर करता है, लेंथ जितना है, बोलो यार। तो 2 जिया छोटू जिया, आवाज इतना पतला है, बताओ कैसे काम चलेगी? के का वैल्यू हो गया 0.5, एरिया हो गया 2। तुम्हारा लड़की लोग मजा ले लेंगे। देखो नहीं लड़का वाला, लड़की नहीं है बोलता। तो कितना हो गया देख लीजिए। तो ये वाला 1 हो गया, 100 हो ना गया जी। तो यहाँ से टाइम जो निकलेगा वो किसके बराबर होगा? तो इसको कर लीजिएगा आप 100 से, तो ये 2 को 0 खत्म हो जाएगा। तो 16 इंटू 4.2 होगा, कर लीजिएगा। तो ये हो गया 64 और ये हो गया 3.2, तो ये हो गया इतना सेकेंड। सब ऐसा यूनिट में करिएगा, सेकेंड ही आएगा। ये समझ में आया ना कि m इंटू एल किए तो क्या हो गया? ये वाला कैलोरी में आ गई, ग्राम में यूज किए, सब हीट में बता चुके हैं। अब मारना स्टार्ट कर देंगे। अब उसको 4.2 से ये ऐसा यूनिट में आया, dq ऐसा यूनिट में किए, टाइम यहाँ पर लिख दिया, dt टाइप मतलब थी, बोलो यार तुम लोग ऐसे ही सीखो। आई बराबर हो गया टेम्परेचर डिफरेंस बाई ये वाला। कोई दिक्कत? इसमें भी सवाल ऐसे पूछ सकता था, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर देता है, यहाँ पर बर्फ जमाता बाहर में, बोलता कितना देर में क्या पिघलेगा, ये होगा वो होगा, बोलो यार। तो आंख से गुजारा जा रहा है ना, कि आंख से गुजरा हुआ रहेगा तब को लगा कि हाँ इस टाइप का सवाल होता है, तो ऐसे डील करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को देखिएगा, दिया हुआ है कि थर्मस फ्लास्क के अंदर में वाटर है 60 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। मास जो है वो 1 kg, और बाहर का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे हीट निकल करके बाहर जाएगा तो ठंडा होगा, ये बोलो यार। तो आपको बताना है कि कितना देर में ये वाला जो है पानी, उसका टेम्परेचर घट कर करके 55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। इसका हाइट भी दिया हुआ है आपको, हाइट मान लेते हैं कि चलो इसको भी 0.5 मीटर मान लेते हैं हाइट। तो कैसे डील करेंगे? बड़ा आराम से डील हो जाएगा। इसमें जो पानी है उसका टेम्परेचर अगर 55 डिग्री सेल्सियस तक लाना है तो 5 डिग्री सेल्सियस का गैप होगा, तो कितना हीट निकलेगा पहले ये पता करिए। ये समझ में आ रहा है ना कि दीवार से ही हीट निकलेगा। ये सिलिंड्रिकल टाइप का है जी, थर्मस फ्लास्क सिलिंडर टाइप का होता है जी, तो निकलेगा। तो dq का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है कि कंडक्शन के थ्रू निकलेगा, इधर और इधर से निकलता हुआ नहीं मानना है, ठीक है। तो दिया हुआ है परफेक्ट इंसुलेटर, इधर नहीं निकलेगा, केवल जो ये कर्व वाला जो सरफेस है ना उससे निकलेगा। तो dq का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? तो m
1, तो इसको 1000 में कर दीजिएगा, ग्राम में करिएगा तब ना एस का वैल्यू पुट होगा। तो एम एस का वैल्यू 1, बोलो यार, लेकिन ये कैलोरी में आया है 4.2। नहीं पता चला समझाएंगे भी नहीं, वहीं पे बता चुके कि ग्राम में और स्पेसिफिक हीट वाला कैलोरी पर ग्राम में यूज करोगे तो कैलोरी में आएगा, तो 4.2 से मल्टीप्लाई किए। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर काहे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि हाँ कंडक्शन वाला में आप क्या करिएगा कि ऐसा यूनिट में यूज करिएगा। तो एम एस और डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा 5। अरे 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर घटेगा तो इतना हीट बाहर निकलेगा ना जी। इसका मतलब डीक्यू का वैल्यू ये हो गया एक तरह से बाई, आपसे पूछ रहा है टाइम इंटरवल, तो यही ना होगा डीटी वाला। बोलो यार, सब दिखाया इसने जा रहा है ना कि दिमाग खुले, और बहुत मामले में दिमाग खुले इसलिए बताया जा रहा है। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो अंदर में 7 है और बाहर में कितना 10 है। अरे इसका टेम्परेचर घट करके 59 58 भी हुआ होगा, लेकिन अप्रोक्स मानेंगे T1 - T2 बोला के 60 ही है, तो कितना हो जाएगा 60 - 10। अरे भाई dQ/dt लिखे ना जी, तो ये बराबर होगा किसके, टेम्परेचर डिफरेंस बाई जो रेसिस्टेंस होगा। अब रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा समझना, L, तो समझना सिलेंडर तुम देखोगे तो सब जगह पर जो निकल रहा है, तो L का वैल्यू सब जगह पर उतना ही ना है। L का वैल्यू ये समझ में आया कि ये वाला है, नहीं समझ में आ रहा, तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1 × 10⁻⁻2 मीटर में लिखोगे, तो L समझ में आया। अरे ऐसे बना हुआ है, तो सब जगह पर उतना ही लेंथ से गुजर करके के पार हो रहा है, तो ये हो गया L बाई K। तो कंडक्टिविटी कितना हो गया 0.01 × एरिया को समझिएगा जी। तो सिलेंडर है, सिलेंडर रहेगा ऐसे टाइप का बना हुआ है सिलेंडर, ये वाला, ये सब ना रहा है ये वाला, तो माने ऐसे है आप ऐसे, तो एरिया कितना हो जाएगा, तो ये वाला ना एरिया देखोगे तो ये 2πr × h होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि सिलेंडर इस टाइप से इस पूरे पोर्शन से ना निकल रहा करंट वाला। तो ये सब जान करके है बहुत हल्का सवाल, लेकिन लेवल 1 में क्या है कि ये सब भी थोड़ा सा समझा के बताया जाता है, अदरवाइज कोई मतलब है नहीं, कोई ऐसे बना लेगा। तो L/K एरिया यहाँ पर लोगे तो कौन एरिया लोगे 2πr × h, यही ना होगा कर्व सरफेस, तो 2π और r का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1 और × h का वैल्यू 0.5। कोई दिक्कत लग रहा है, इसी से आप कर लीजिएगा डील, तो देख लीजिए जैसे जैसे करना है और कर क्या चीज। अरे मैग्नीट्यूड वाइज ना चल रहे हैं जी, क्या बताया था तुमको कि dQ/dt = T2 - T1/r थर्मल करते हैं तो उसको मैग्नीट्यूड वाइज डील करते हैं। बोलो जी, मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग डील कर रहे हैं कि इतना हीट निकलना चाहिए। इधर से लगाए क्लास में बताए थे, तो टाइम निकालना तब कैलकुलेट कर लीजिएगा जैसे भी करना है आपको। अरे मीन क्या है कि बाद में उतारने में दिक्कत नहीं लगे, इसीलिए ढंग से कर रहे हैं, तभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 4200 × π कैलकुलेशन है कर, तो ये हो गया 50 और यहीं पर कुछ कुछ करते हैं। ये हटेगा तो यहाँ पर आएगा 100 आएगा ना, और ठीक है ये वाला कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से ये हटेगा तो एक और 10 आएगा यहाँ पे, गुना भागत वही सिखा रहे हैं। ये 5 दूनी 10, तो ये भी खत्म हो गया, हुआ ना जी, तो ये पाई डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा। वो कैलकुलेशन है आप कर लीजिएगा,
मैंने ज्यादा काट देंगे ना तो बाद में पता नहीं चलेगा क्या हुआ है, इसलिए एक एक स्टेप में काट रहे हैं। अब यहाँ से टाइम देख लीजिए, तो ये हो गया 10 बार में, तो ये खत्म हो गया। तो कितना आ गया 420/पाई। सब असाइनमेंट में किया तो क्या होगा सेकेंड। अब पाई की जगह पर क्या पुट करोगे 3.14। ये बोलोगे ना तो हम लपड़ियाना स्टार्ट कर देंगे। याद है याद करवाए हैं 1/पाई का वैल्यू 0.32 होता है। तो यह सब नहीं याद रहेगा तो वहां पर कैलकुलेशन करते रह जाओगे। अब बनाना है वहां फास्ट, जिसको जो यहाँ पुट करेगा 3.14। मैंने समझो तू एक नया नौटंकी स्टार्ट कर दिया गुना भागा का। अरे याद करवाए थे ना कि 1/पाई रट ले रहा ना भगवान, तो उपाय नहीं है। जो जो बता रहे हैं ना, हम कंपटीशन डील किए हैं, हमको पता नहीं है कि कहाँ पर दिक्कत होता है। गुने भागा करो, कोई कहेगा नहीं 3.14 नहीं पुट करेंगे, 22/7 पुट करेंगे। करो, तुम्हारा जिंदगी है, जो करो। चलो कुछ और एग्जाम्पल से गुजरते हैं, ठीक है। एक सवाल दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर टेम्परेचर इंडिकेट किया है, ठीक है, यहाँ टाइम इंडिकेट किया है, और दो बॉडी के लिए ग्राफ बना हुआ है, ऐसे और ऐसे। ये बॉडी ए के लिए बना हुआ है, ये बॉडी बी के लिए बना हुआ है, ठीक है। कुछ को लग रहा होगा कि आइसोथर्मल कर रहे हैं, आइसोथर्मल कर रहे हैं, तो एडियाबेटिक लग रहा है कि नहीं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि एक्चुअली में ए भी बोलेंगे तो ए बोलना पड़ेगा। इसको एक्स कर देते, इसको बाई कर देते। तो ये एफ जो बीटी पढ़ाए थे ना आपको, और इमेसी बीटी उसी पर है ऑप्शन कि ए एक्स बड़ा होगा ए बाई से, और ई एक्स छोटा होगा ई बाई से। ऑप्शन बी, ए एक्स बड़ा होगा ए बाई से, और ई एक्स बड़ा होगा ई बाई से। ए एक्स छोटा होगा ए बाई से, और ई एक्स छोटा होगा ई बाई से। ए एक्स ये एब्जॉर्बिटी इमिसिबिलिटी वाला है, बोलो यार, एब्जॉर्बेंस वाला जो बताए थे। ए एक्स छोटा है ए बाई से, और ई एक्स बड़ा है ई बाई से। तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुमको हम पहले भी पढ़ाए थे कि ग्राफ देता है तो चार ही चीज पूछ सकता है, क्या क्या है, या तो एक्स बाई, जो जनरली पूछता है, एक्स बाई पर देखा जाता है, उसके बाद क्या होता है स्लोप और एरिया। ग्राफ नहीं देखे हो ना, रोते रहोगे, हाँ मैंने से करिए गिरेगा। तो इसको देखोगे तुम तो तुमको एक्स एक्सिस पर टाइम है, बाई एक्सिस पर टेम्परेचर है, उसके बारे में बात किया है नहीं किया है। तो अब अगला स्टेप कौन होगा, या तो स्लोप या तो एरिया। तो पहले किसके बारे में सोचेंगे, स्लोप के बारे में। तो स्लोप कितना होगा dt/dt है। जैसे ये देखोगे, ये सब देख रहे हो, तुमको पता नहीं चला है कि हीट ट्रांसफर से सवाल है, तो इसका मतलब ये रेट ऑफ कूलिंग टाइप का ना हुआ है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, -dt/dt, जहां पर माइनस का मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं। अरे बोलो यार, तो dt/dt इसका वैल्यू कितना पढ़े थे, सिग्मा EA T⁴ माइनस T⁴ भी पढ़े थे, चलो, बाई ms। अब ये दिया हुआ है, मतलब सेम मास वगैरह सब कुछ किया। मैंने इस ऑप्शन से तुमको डील करना है। तो नहीं लग रहा है कि ये वाला स्लोप हो गया, अरे उस ग्राफ का स्लोप dt/dx है, तो ये स्लोप ना हो गया, माइनस स्लोप हुआ, लेकिन माइनस समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। तो ये स्लोप हो गया एक तरह से। और तुमको ई के बारे में चर्चा करना नहीं पता चल रहा है कि जिसका ये वाला वैल्यू ज्यादा रहेगा उसका ई क्या होगा, ज्यादा होगा, नहीं पता चल रहा है। क्या सांप सुन गया, क्या दिक्कत है, बताइए।
जब ग्राफ पढ़ा ही दिया गया है कि भाई इसके बारे में चर्चा नहीं करेगा तो स्लोप एरिया से बढ़ाएंगे। तो पहला स्लोप देखोगे तो dt बाई dt, और जैसे इसको देखोगे तुमको ई और ए के बारे में बात कर रहा है तो नहीं लग रहा है कि रेट ऑफ कूलिंग की तरफ सवाल जाएगा? बोलो। तो ये वाला तुमको पता ना है, तो ये वाला पता है तो क्या होगा बताओ? स्लोप जिसका ज्यादा रहेगा, अरे मैग्नीट्यूड वाइज तुम देखो ना कि स्लोप का मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा रहेगा उसका ई का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलो यार, बताओ तो उस दोनों में स्लोप किसका ज्यादा है? बाई का स्लोप ज्यादा है। जितना भाई अब ग्राफ नहीं देखे होगा ना तो इसका देख रहे हो कि वर्टिकल ज्यादा ना है जी, ये वाला कम है, पता चल रहा होगा आपको। तो स्लोप बाई वाला का ज्यादा है, इसका क्या मतलब? स्लोप का मैग्नीट्यूड आपका बात कर रहे हैं, तो स्लोप बाई वाला का ज्यादा है किससे? एक्स से। तो क्या पता चला? ई बाई ज्यादा होगा किससे? ई एक्स से। तो ई बाई ज्यादा होगा ई एक्स से। अब हमको किसके बारे में पता करना है? एक्स ए बाई के बारे में। तो एक्स ए बाई के बारे में कैसे पता करेंगे? जिसका इमिसिव पावर ज्यादा होगा उसका एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होगा, तो जो ई का होगा वही ए का होगा। अरे बोलो। तो ई बाई ज्यादा होगा ई एक्स से, तो ए बाई भी ज्यादा होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? जब ऑप्शन देखेगा ना आदमी तो सबसे पहले तो इसी को कट करेगा, इसको और इसको कट कर देगा, क्योंकि हर हालत में क्या होगा? दोनों एक ही टाइप का ना होगा जी, उल्टा तो होगा। तो ये कट जाएगा तो यही दो बचने करेगा, उसी के हिसाब से डील करना। तो पहले हम जान के नहीं बताए थे कि तुम डर नहीं जाओ, तुमको लगेगा कि हार्ड सवाल है, लेवल 1 का बात हो रहा है, या IIT में पूछा हुआ सवाल है, जबकि कुछ था नहीं। अगर तुम देखो तो क्या था इसमें? ग्राफ देख लो, तो जो नहीं कहता है कि बार बार मखते रहोगे वही हालत होगा। ये भी IIT का सवाल है। यहाँ पर दिया है ई लैम्डा, यहाँ पर दिया है लैम्डा, 3 ग्राफ दिया हुआ, ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है। ये T1 टेम्परेचर पर है, ये T2 टेम्परेचर पर है, ये T3 टेम्परेचर पर है। बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, कौन सा टेम्परेचर कम होगा? बताओ टेम्परेचर लम बताओ कैसे देखोगे? ई लैम्डा लैम्डा दिमाग क्लिक किया? सबसे ज्यादा कौन होगा? जिसका देखो ना यार, लैम्डा मैक्स वाला को सोच करके, इसका यहाँ बोलो T1 सबसे ज्यादा, उससे कम T2, उससे कम T3। कोई दिक्कत लग रहा है? यहाँ जो एरिया से देखेगा वो गलत कर देगा। तो ओरिजिनल ग्राफ में एरिया से भी देखा रहता है, लेकिन तुमको पढ़ाते वक्त ही ना बोले हैं कि किससे देखना रहेगा? लैम्डा वाला से देखना रहेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? ये भी IIT का सवाल था। क्या दिक्कत लग रहा है? ये वाला बताएं क्यों? क्योंकि सिलेंडर वगैरह में बच्चा को दिक्कत लगने लगता है। तो ये ध्यान रखना कि सिलेंड्रिकल टाइप का देले है तो सरफेस एरिया ये होगा जिससे निकलेगा, अरे बोलो, और थिकनेस होगा, माने एल क्या होगा? जो थिकनेस होगा, लिखिए नहीं, जो थिकनेस होगा, बोलो जी। तो ये सब इसीलिए आपसे गुजारा जा रहा है। दिया हुआ है कि सेम मास एंड सेम मटेरियल का क्यूब
एंड स्फीयर बनाया गया है, स्फीयर है सेम टेम्परेचर पर। ओके, तो आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, दूसरा में रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा। देख के लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि सवाल कंडक्शन का है, कंडक्शन का लग रहा है, रेडिएशन का, सोच के बोला। अरे भाई कंडक्शन बना हमको पता ना चलेगा जी कि 2 टेम्परेचर है, उसके बीच में फ्लो होगा। यहाँ दे रहा है किसी बॉडी का टेम्परेचर इतना है, समझ में आ रहा है कि नहीं पता चलता है, ऐसे भी नहीं पता चल रहा है तुमको कि रेट ऑफ कूलिंग पूछ रहा है। हीट रेट ऑफ रेडिएटेड हीट एनर्जी। तो सवाल जो है किसका है, रेडिएशन का। कैसे डील करिएगा, पहले आगे थोड़ा सा बढ़िए, फिर इसको जो बताएंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ये सवाल आ जाएगा नहीं तो आग लग जाएगा। है कुछ नहीं, थोड़ा सा जानते तो हो जाएगा, नहीं तो अलबलाते रह जाएगा। आपको पूछा है रेडिएटेड हीट एनर्जी के बारे में, क्या लिखिएगा, dq by dt इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई आर थर्मल। क्या लिखिएगा? अरे बोलो यार, तुम लगता है मारना स्टार्ट करते आदमी। क्या होगा बोलो ना जी। सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4। तो आपको इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में किससे पता चलेगा, इससे। और इसके बारे में अगर आप देखिएगा तो ये तो दोनों का सेम है, ये तो कांस्टेंट ही है, और ई भी दोनों का सेम है क्योंकि सेम मटेरियल का ही बना हुआ है। जब तक बोलता है तो वही माना था। हालांकि सेम मटेरियल का बनने के बावजूद भी अगर बाहर में एरिया में कुछ हौच-पौच कर देगा ना, वो ज्यादा पॉलिश मार देगा, कम पॉलिश मारेगा तो ई बदल जाएगा। लेकिन जब तक कुछ नहीं बोलेगा तो 2 बॉडी भी देगा सेम मटेरियल का, बोल देगा तो आपको मानना है कि ई का वैल्यू क्या है, सेम है। ये सब कहानी बोलते नहीं, वीडियो बन रहा है इसलिए बोल रहे। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं कि ई के बारे में चर्चा नहीं करेगा तो सीधे किसी का भी रहेगा तो वही मान लीजिएगा, समझ में आ रहा है। तो आपको पूछा है क्या, रेडिएटेड हीट एनर्जी के बारे में बताओ, तो पहले उसका फॉर्मूला लिखिएगा। बच्चा में ये सब होता है, रेडिएटेड हीट एनर्जी के बारे में वो सोच रहा है कैसे निकलेगा, तो गड़बड़ रहेगा, पहले फॉर्मूला आप लिखिए। तो रेडिएटेड हीट एनर्जी वाला में के रेट के बारे में बात कर रहा था, माइनस dq बाई dt का वैल्यू इतना होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। जिसमें अगर कंपैरिजन करना है तो जो सेम रहता है उसको हटा देते हैं, तो इसका मतलब किसको देखेंगे, एरिया को देखेंगे। अब आप बताइए कि कैसे डील करिएगा। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेडिएटेड हीट एनर्जी ज्यादा होगा। किसका एरिया ज्यादा होगा, एरिया सरफेस एरिया होगा, किसका ज्यादा होगा, दुइये को तो है ही है, या तो स्फीयर बोल दीजिए मुंह खोल के, या तो ट्यूब बोल दीजिए, बोलिए। लोग सोच रहा है स्फीयर कि क्यूब, नहीं क्यूब, नहीं ज्यादा सुंदर तो स्फीयर लग रहा है। अब देखो सबका एक्सप्लेनेशन सुनने में मजा आएगा। कौन कौन क्या बोल रहा है, बोलो क्या बोल रहा है, बोलो।
स्फीयर बोल रहा है वो, काहे बोल रहा है बोलो, हमको लग रहा है कुछ अच्छा अच्छा सा है। बोलिए रेडियस लेंथ देखिए देगा तो फिर मतलब क्या है। इसको पता है पेन चला के भी बनाया जा सकता है, लेकिन पेन चलाएंगे ना तो आपको आसान लगेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। तो यहाँ से कुछ सिखाना है, इसलिए सेम वॉल्यूम रहेगा ना, सेम वॉल्यूम याद रखिएगा आप रिजल्ट को। सेम वॉल्यूम अगर रहेगा तो स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। ये पहले आप रटे हुए रहिएगा जी, इसका 2-3 ढंग से यूज किया जाता है, ठीक है। सेम वॉल्यूम रहेगा अगर किसी भी दो चीज का, तो मिनिमम सरफेस एरिया किसका होगा, स्फीयर का होगा। बात समझ में आ रहा है, बोलो यार। जैसे कि बोलता है कि पानी का जो बूंद है उसका शेप स्फेरिकल क्यों हो जाता है, तो उसका वही रीजन दिया जाता है कि वो अपना शेप ऐसा करता है ना कि अपना एनर्जी मिनिमम कर ले। एनर्जी मिनिमम तब होगा जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण जो एनर्जी होता है वो सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन होता है, माने ये होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अपना शेप स्फेरिकल कर लेता है। तो सेम वॉल्यूम के लिए मिनिमम सरफेस एरिया हो गया तो मिनिमम एनर्जी होता है, और भी कुछ कुछ चीज बताया जाता है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन पूछ देगा कि जो पानी का बूंद होता है वो एग्जैक्ट स्फीयर नहीं होता है, थोड़ा सा टिल्ट टाइप का होता है, तो ग्रेविटी के कारण होता है। वो इतना ऑप्शन नहीं पूछना चाहिए, खाली इसे बोल दिए स्फेरिकल शेप क्यों होता है, तो समझ में आया ना, ड्यू टू सरफेस टेंशन। वहां पर क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया करेगा तो सरफेस टेंशन के कारण मिनिमम एनर्जी होगा। बोलो यार। एक क्वेश्चन और इसी ढंग से पूछता है कि कोई बर्फ है जो पिघल जाएगा ग्रेविटी फ्री स्पेस में, तो उसका शेप क्या होगा, तो वो स्फेरिकल लेगा। जबकि यहाँ पर बर्फ का कोई टुकड़ा है, ठीक है, किसी भी शेप का होगा, मैंने मान लो क्यूब ही, तो वो पिघल जाएगा, ठीक है। और ग्रेविटी है नहीं तो नीचे गिरेगा नहीं, अरे बोलो यार, तो वो नीचे नहीं गिरेगा, वहीं पर रहेगा, तो वो अपना शेप क्या करेगा, स्फीयर बना लेगा ताकि मिनिमम एनर्जी वो कर सके। ये सब इसलिए बोल दिया जाता है ना कि सुन लो तो आएगा तो मार दोगे। ऐसे क्या है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में भी चर्चा करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका बहुत जगह पर यूज होता है। जैसे कि देखो यहाँ भी यूज हो गया, ये बहुत अच्छा सवाल माना जाएगा। जो ये जानते रहेगा वो तुरंत बना लेगा, जो नहीं जानेगा तो फिर वो कैलकुलेशन करने लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, कि पहले सेम वॉल्यूम करके आर और ए में रिलेशन लाएगा और फिर एरिया दोनों का निकालेगा और तब वो दोनों में कंपैरिजन करेगा। तुम पहले लेवल वाले समझ गए होगे तो वैसे और नहीं होगा तुमसे, तो तुम इसको रटे हुए रहोगे। तो यहाँ क्या दिया जा सेम मटेरियल में डेंसिटी सेम है और सेम मास है, तो वॉल्यूम भी सेम होगा। अरे वॉल्यूम होगा ना जी, मास बाय डेंसिटी, तो दोनों का मास भी सेम है, दोनों का डेंसिटी भी सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का वॉल्यूम क्या हो गया, सेम हो गया। और जब वॉल्यूम सेम हो जाएगा तो एरिया मिनिमम किसका होगा, सरफेस एरिया मिनिमम किसका होगा जी, स्फीयर का होगा। अरे बोलो यार। और सरफेस एरिया स्फीयर का मिनिमम होगा, माने कम होगा, तो ये भी है जो कि कम होगा। अरे समझ में आ रहा है, तो बताओ तो माइनस dq/dt स्फीयर का क्या होगा, कम होगा, किसके रिस्पेक्ट में, स्फीयर के रिस्पेक्ट। कोई दिक्कत लग रहा है, ये सब क्वेश्चन क्यों गुजारा जा रहा है, देखे हुए लोग दिमाग क्लिक करें, कहने कि हर चीजें तुमको हम बताए हुए रहेंगे, अब उसके बाद नहीं ध्यान रखोगे तो फिर तुम्हारा गलती। चलो अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। रेट ऑफ कूलिंग में तो फॉर्मूला लिखोगे, अरे बोलो यार, ये किसके बराबर होगा, सिग्मा EA बोलो यार। यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये सब का सेम, ये भी सेम, ये भी सेम ही, तो यहाँ भी यही कहानी हो जाएगी। तुम हमेशा कंक्लूजन ड्रॉ कर लोगे क्या कि जो ये होगा वही होगा, नहीं, तुमको पिछले क्लास में सवाल करवाया, देखना उल्टा भी हुआ। तो एक नहीं जी कि ये वो जान जाएंगे दूसरा भी जान जाएंगे, ऐसा नहीं। तो इसमें भी वही होगा, माइनस dt/dt किसका,
स्फेयर का कम होगा माइनस डी टी बाई डी टी क्यूब से, तो क्यूब का ज्यादा ना हो जाएगा। डाटा दिया हुआ था इसी क्वेश्चन में, सपोज करिए कि सेम मटेरियल का बना हुआ है और स्फीयर का रेडियस जो वो बराबर है किसके, क्यूब के साइड के, तो ये कंसेप्ट लगा लेते। तो तभी कंसेप्ट नहीं लगाते, तब तो क्या होता उसमें कि चर्चा करते, तो उसमें क्या होता कि अगर इसके बारे में बात करता तो केवल इसी से मतलब रहता। तो एक का एरिया होता कितना 6a स्क्वायर, एक का होता 4 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर बोले तो यही स्क्वायर, एगो में 6 आता, एक में आता 4 पाई। तो 4 पाई वाला ज्यादा ना होता जी, इसका मतलब क्या हो जाता कि स्फीयर वाला में ज्यादा हो जाता। अब बात समझ रहे हो ना, वैसे कर करके दे सकता, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और कुछ कराएं? अच्छा जी, ये थ्योरेटिकल टाइप का है, खाली सुन लीजिए, मैंने चूंकि भरना है इसलिए कि थर्मस फ्लास्क जो होता है ना, थर्मस फ्लास्क, तो उसमें क्या बोलता है कि एक लेयर जो भी होता है ना, ठीक है, यहाँ पर तो ढक्कन ही लगता है जो भी है, और दूसरा लेयर जो होता है तो इसके बीच में यहाँ पे वैक्यूम कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें पानी वानी जो भी रहता है, दूध मलाई जो भी रखिएगा, तो उसका कारण मैंने रीजन क्या दिया था ये समझिएगा कि वैक्यूम रहेगा ना, वैक्यूम समझ रहा है कि नहीं, तो यहां पर कंडक्शन नहीं ना हो पाएगा। अरे बोलो यार, वैक्यूम रहेगा तो इधर से इधर कोई आना चाहेगा तो यहाँ पर कंडक्शन एकदम रुक ना जाएगा। मटेरियल का कंडक्टिविटी जितना ज्यादा रहेगा उतना ही जल्दी ना ठंडा होगा। थर्मल फ्लास्क क्यों रखते हैं? पानी ठंडा देने के लिए नहीं, पानी जो है गर्म है तो गर्म, ठंडा है तो ठंडा, जो रहे वो। जैसे कि यहाँ पर कोई मटेरियल भर देगा ना तो उसका कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होगा, तो क्या होगा कि हीट ट्रांसफर इजीली हो जाएगा। हवा भी भर देगा तब भी है जो कि मटेरियल के रिस्पेक्ट में कम होगा लेकिन फिर भी ट्रांसफर होगा। वैक्यूम कर देगा तो बहुत मुश्किल से ट्रांसफर, वैक्यूम करेगा तो होनी नहीं चाहिए कंडक्शन के व्यू से, लेकिन फिर भी हो जाता है तो रेडिएशन के व्यू से होता है। खैर वो लाइट है। बोलो जी। अच्छा एक चीज समझना जी, क्या हम बोलने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तुम फंस सकते हो। पहले इसका हम जवाब दे देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वैक्यूम क्यों किया जाता है? वैक्यूम का के का वैल्यू कितना हो जाएगा? कंडक्टिविटी 0 हो जाएगा। बोलो यार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंडक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो कंडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब समझिएगा जो बोलने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चा के यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। आपको क्या पढ़ाया गया था कि कौन सा प्रोसेस, अगर स्पीड के व्यू से देखिए तो कौन सा प्रोसेस फास्ट था? अरे एडियाबेटिक के बारे में बात करें, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में बात करें। रेडिएशन फास्ट था तो यहाँ पर रेडिएशन होगा तो आप फास्ट भी हो जाएगा, तो जल्दी ठंडा होना चाहिए था, लेकिन आपको पता चल रहा है कि ठंडा नहीं, गर्म का गर्म है। बोलो है? कहां पर हुआ डायलेमा? बात समझ में आया? यहां कंडक्शन नहीं हो रहा, रेडिएशन होगा, तो रेडिएशन तो और फास्ट प्रोसेस है, तो और जल्दी ठंडा हो जाना चाहिए था। बोलो यार, ऐसा तो होता नहीं, तो कहां लोचा कहां हो रहा है? बोलिए। समझना कहां लोचा हुआ। कंडक्शन जो है ना वो स्लो प्रोसेस है, का मतलब क्या हुआ कि एक जगह पर तुम हीट दोगे ना
तो दूसरे जगह पर हीट पहुंचने में कंडक्शन के व्यू से ज्यादा टाइम में लगेगा। ऐसा समझो कि यहाँ पर तुम गर्म करना स्टार्ट किए और यहाँ पर गर्मी का एहसास कब होगा? तो अगर कंडक्शन रहेगा तो मान लो कि 1 सेकेंड एक बात हम बता रहे हैं, और बोलो यार। कन्वेक्शन रहेगा तो आधा सेकेंड मटेरियल जाता, बोलो जी। रेडिएशन रहेगा तो एकदम तुरंत। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो बात है टाइमिंग का कि यहाँ पर कुछ करिएगा तो यहाँ पर वो घटना कब होगा, वो टाइमिंग का बात है। और यहाँ पर बात हो रहा है गर्म ठंडा होने में क्वांटिटी का बात। तो कंडक्शन से मैंने कंडक्शन के केस में जनरली अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा ट्रांसफर होता है। नहीं बात समझ नहीं समझे? मैंने तो बोलता नहीं है सर। क्या जी समझना क्या बोल रहे हैं? यहां से यहां पर अगर हीट को जाना है तो कंडक्शन रेडिएशन वाला एकदम तुरंत चल जाएगा। बोलो यार। कन्वेक्शन वाला अगर मटेरियल रहेगा तो थोड़ा टाइम लेगा, कंडक्शन वाला थोड़ा और टाइम लेगा। अरे बोलो यार। तो वो है एक जगह पर कुछ किए तो दूसरा जगह पर ये पहुंचने का टाइमिंग के बारे में बात किया गया, फास्टनेस और स्लो का। और अगर ऐसे तुम चर्चा करो कंडक्शन और रेडिएशन का, अरे बोलो, तो कंडक्शन में क्या होगा ना कि अगर मौका मिलेगा तो ज्यादा अमाउंट में क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा। अमाउंट ज्यादा होगा, देर से होगा लेकिन ज्यादा होगा। और रेडिएशन में क्या होगा कि हो तुरंत गया है लेकिन बहुत कम, क्योंकि जनरली जो होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री 70 डिग्री 100 डिग्री यही ना होता है जी। तो उस टेम्परेचर पर रेडिएशन से जो हीट लॉस होता है वो कम होता है। अभी भी नहीं पता चला। वो फास्ट और स्लो का बात किया गया था पहुंचने का, कि मैसेज भेजे और पहुंच गया। यह है रेडिएशन। एक बार समझो। अगर पहले लव लेटर लिखाता था ना वो देर से पहुंचता था लेकिन उसमें क्वांटिटी ज्यादा रहती है। क्वांटिटी ज्यादा रहने मतलब है क्या? मतलब फीलिंग वाला क्वांटिटी ज्यादा रहता था। लोग पढ़ता था फिर तकिया के नीचे रखता था। वो समय याद करो क्या होता होगा। बहुत सारा ऐसा भी है कि उसको अपने चाचा का जो जिनका एज होगा 60 साल 65 साल, उनका लव लेटर भी आज तक वो छुपाए हुए हैं, पढ़ते हैं कभी कभी। ऐसा भी होता है। लोग हमको बोला एक दो कि हमारे अंकल का लव लेटर मिला था हमको, मतलब कुछ सामान साफ हो रहा होगा तो निकलेगा। तो वो फीलिंग तुम समझो। उस सूखे हुए फूल का जो किताबों में रखा हुआ है अभी भी, उसको समझो। ये क्लियर हुआ? अरे ये क्वेश्चन तुमसे नहीं भी पूछेगा तो ये मन में आ जाता है ना, करे जब रेडिएशन हो। वैक्यूम में तो क्या होगा? कंडक्शन तो होगा ना, क्या होगा? रेडिएशन में भी दिक्कत होगा क्या? वैक्यूम में नहीं। तो रेडिएशन होगा लेकिन रेडिएशन में इतना कम एनर्जी निकलेगा ना। मैंने समझो कि रेडिएशन में 1 घंटा में 1 जूल निकलेगा। अब वही कंडक्शन होता था 1 घंटा में 50 जूल निकल जाता। समझ में आ रहा होगा आपको? चलिए कुछ और चर्चा करते हैं, अभी जगह है। एक बोला आता है ना जी कि वाटर को एज ए कूलेंट यूज किया जाता है। वाटर को एज ए कूलेंट क्यों यूज किया जाता है? तो इसका है कारण क्या है कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है ना वो ज्यादा होता है। ये हम आपको पहले भी बताए ही होंगे कि स्पेसिफिक जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है उसको कैसे फील करना है कि कम अमाउंट भी रहेगा तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। स्पेसिफिक हीट को ऐसा फील करना है जी कि स्पेसिफिक हीट जिसका ज्यादा है, इसका मतलब हाँ मैंने उसका कम अमाउंट भी रहेगा तो ज्यादा हीट वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो मशीन मैंने गाड़ी मान लो चल रहा है तो गाड़ी गर्म हो आता है तो उसका क्या होता है कि टेम्परेचर मेंटेन करना आता है तो उसका हीट को खींचना आता है। तो वाटर है जो कि इतना बड़ा भी अगर रहेगा
माने इतना बड़ा भी जगह रहेगा, उसमें क्या है कि वाटर डाल दीजिएगा तो बहुत देर तक वो क्या करेगा, उससे हीट खींचते रहेगा, तो उसमें हीट रखने का क्षमता ज्यादा है। अब मान ले रहे कि दूसरा कोई यूज करोगे तो पता चला आधा गाड़ी में तुमको क्या है कि मटेरियल ही रखना पड़ रहा है गाड़ी को ठंडा करने के लिए। तो बस खाली ये जान लेना है, पता नहीं पहले बताएं कि नहीं, हमको लग रहा है बताएं, लेकिन बोल इसलिए दे रहे क्योंकि होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना है आपको कि वाटर को एज ए कूलेंट क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, हाई होता है। स्पेसिफिक हीट हाई होने से समझ में आया ना क्या होता है, वो बता दिया था। देखो ना Q का वैल्यू ms डेल्टा T, तो सेम टेम्परेचर के लिए, सेम मास के लिए जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा वो Q ज्यादा ना खींचेगा जी, अगर खींचना है तो। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इससे एक और एक्सप्लेनेशन मिलता है, सब थ्योरेटिकली पूछ सकता है, इसका कहानी सुना है तुमको तो मने लग रहा होगा बोलना तुमको। जो भी समुद्र के नजदीक में रहता है शहर, वहां पर क्या होता है कि ना तो बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है ना तो बहुत ज्यादा गर्मी। उसका रीजन यही होता है जी कि वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो गर्मी के दिन में क्या होगा ना कि वो हीट क्या करता है, ढेर सारे अमाउंट में हीट को रखता है, बहुत देर तक रखता है, समझ रहा है कि नहीं। अब फिर मौसम बदल भी जाता है ना, तो ये चूंकि ज्यादा अमाउंट में हीट उसमें था, बोलो यार, तो ये धीरे 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 रिलीज करता है। तो अगल बगल के शहर में क्या है कि मतलब उतना ठंडा नहीं लगता है, समझ आ रहा है? तो ठंडा नहीं लगता है तो बुरा बात है, मजा उतना नहीं आएगा रहने में। यार तो ये वाला हो गया, तुम लोग हो करके भूल बात। कुछ और भी बताना था, तो वाटर को एज ए कूलेंट यूज करते समझाइए। और भी इसका एक प्लस पॉइंट होता है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना वो कम होता है। हेलो, अरे क्वेश्चन पूछा ऐसा बता दे रहे हैं, इसका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस कम ही फ्रीजिंग पॉइंट माना जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ठंडा प्रदेश में भी इसको यूज किया जाता है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री फिर सवाल घुस जाएगा कि ठंडा प्रदेश में वाटर है जो कि मान लो कि जम जा रहा है, अरे 0 से कम होगा टेम्परेचर, मान लो कि -2 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ना रहता है कि इसमें कुछ कुछ मटेरियल तुम डाल दोगे तो क्या होगा, क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना जी। तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में है, क्या है कि डाल दोगे तो क्या होगा कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, -5 हो जाएगा, तो इसका मतलब -2 पर भी पानी ही बना हुआ रहेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? एक्चुअली इतना ही बात हम बोल के ना कुछ याद कर रहे थे जो भुला गए, कुछ बोलना था जी बात। अरे चैप्टर खत्म हो गया हो तो कहो, मैं तो वीडियो क्लास चल सकता है, ऐसे प्रॉब्लम चलते रहते हैं। और कोई पॉइंट था बोला या सब? हाँ सुन लीजिए ना, वो पॉइंट निकलिए गया जगह है तो। फ्रीजर जो होता है जी, फ्रीजर का क्या मतलब होता है? हाँ? क्या बोले? ठंडा करने वाला। हाँ तो सही है, इसमें शर्माना क्या। ठीक है, तो फ्रीजर, इधर सुनो, इन रेफ्रिजरेटर, इसको जो है आप देखें रेफ्रिजरेटर में कहां पर रखता है, आप देखे होंगे फ्रीजर को नीचे में रखता है कि ऊपर में रखता है? ऊपर में रखता है कि नीचे में रखता है? ऊपर में रखता है। तो सबसे पहले तो यही है कि ऊपर में रखता है, तो क्यों रखता है ऊपर में? तो वही वाला कंसेप्ट है एसी वाला कि ऊपर में ठंडा को रखेगा तो कन्वेक्शन होगा ना नीचे, लेकिन नीचे रखता है तो केवल नीचे ही होगा, ऊपर में नहीं हो पाएगा। तो ये सब बाई एक्सपीरियंस भी आप पकड़ ले सकते थे, लेकिन ये ध्यान देना है कि फ्रीजर इन रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ऊपर में होता है, मैंने फ्रिज में बाहर होता है, ऊपर में।
माने उसके अंदर में जो भी चैम्बर बनल रहेगा ना उसमें ऊपर रहेगा। बोलो यार, रूम में एक जगह से दूसरे जगह पर गर्मी कैसे पहुंचता है? कंडक्शन से, कन्वेक्शन से। रूम के अंदर में बात किया जा रहा है, कन्वेक्शन से। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, हीटर तुम जला दी, कन्वेक्शन समझ होगा, यहाँ पर गर्मी हुआ तो जाएगा वहां। हीटर से तुम्हारे हाथ में जो गर्मी लगता है किसके कारण लगता है? वो रेडिएशन के कारण लगता है। हीटर का टेम्परेचर हाई ना है जी, तो रेडिएट हो रहा है तो हाथ में गर्मी लगता है। दूर में रह करके सेकना चाहोगे तो ये क्या करेगा? ये हीटर रेडिएशन से गर्मी ला देगा। किसमें? हवाओं में। हवाओं में गर्मी ला देगा, वो गर्मी कन्वेक्शन के थ्रू तुम्हारे तक पहुंचेगा। बोलो यार, ये बात सब है। इसको समझना कि यहाँ हीटर जला दिया आप, वहां पर है तो रेडिएशन से भी जाएगा वहां पर, लेकिन ये बात समझ में आ रहा है कि बहुत कम क्वांटिटी जाएगा, कन्वेक्शन से ज्यादा जाएगा। बोलो यार, समझ रहे होंगे। अब ज्यादा बताएंगे तो इसी करके हो गया ना। हमारे भागाने के चक्कर में जल्दी जल्दी सब बोल रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी देता है यारो, सेम मटेरियल का सेम एरिया का पाइप है, ठीक है, वो एक ऐसे करके दे देता है और एक ऐसे करके देता है। आपसे पूछा है कि dQ/dt का वैल्यू माने हीट ट्रांसफर जो होगा ना पर सेकंड, उसका रेशियो क्या होगा? तो आप समझ रहे होंगे। इधर वाला जाएगा तो टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम है, अरे यहाँ पर दिया है सेम है, मैंने ऐसे जोड़ दिया वैसे कर दिया। लिखने लगता है, चिल्लाने लगते हैं, इसलिए पहले बोल के माहौल बनाए। समझना चलो ऐसा है। अब मान लो कि यहाँ T1 टेम्परेचर, यहाँ T2 टेम्परेचर है, और बोल दिया है कि एरिया सेम है, मटेरियल सेम है, तो इसका अगर R थर्मल देखोगे तो L/Ka होगा ना जी, इस सेमी सर्कुलर टाइप का मान लिया जाए तो K दोनों का सेम है, एरिया भी सेम दिया, तो इसका लेंथ हो जाएगा कितना? 2R। बोलो यार, इसका लेंथ, इसका अगर R थर्मल निकालोगे तो इसमें भी L/K लगाओगे तो ये सेम है और ये भी सेम है। क्वेश्चन में बोल दिया तो ये वाला साइन आया कितना होगा? πr होगा। बोलो यार, तो dQ/dt का अगर कहेगा रेशियो वगैरह तो आप कर लीजिएगा। ऐसे ही बता रहे हैं, कुछ मतलब है नहीं, गुजर जाए तो ठीक है। कोई दिक्कत लग रहा है? चैप्टर खत्म हो गया।